Goal, nation's leading institute. Hello students, today we have to discuss the solution of AITS minor test first held on 25th of Jan 2026. Let's start our discussion. Now the first question is, two trains A and B of length 750 meter each are moving on two parallel tracks with a uniform speed of 90 km per hour in the same direction. यानी दोनों कार का जो स्पीड है वो सेम दे रखा है यहाँ पे with A ahead of B. दोनों the driver of B decides to overtake A and accelerates by 4 meter per second square. After 40 seconds, the guard of B just brushes past the driver of A. What was the original distance between them? देखिए कुछ यहाँ पे सिचुएशन ऐसा बनाया गया, तो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि ये कार अगर A है और ये कार अगर B है, तो ये कार A और B दोनों का स्पीड इनिशियली सेम दे रखा है v इज इक्वल टू जो कि 90 किलोमीटर पर आवर, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर लिए ताकि इसको कन्वर्ट कर ले मीटर पर सेकंड में, तो ये आ गया 25 मीटर पर सेकंड। तो इसका भी स्पीड हो गया 25 मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिए। कह रहा कि अब B ने एक्सलेट कर दिया अपने आप को, तो A यहीं पर रह गया, देखिए ऐसा कुछ, और यहाँ पे जो B वाला है एक्सलेट करके ये आगे की तरफ बढ़ गया क्योंकि इसके पास एक्सलेशन आ गया। इन दोनों के बीच में पूछ रहा है रिलेटिव सेपरेशन क्या होगा, तो चूंकि हम लोग यहाँ पे एक्सलेशन कांस्टेंट है तो S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर यूज कर सकते हैं, बट रिलेटिव टर्म्स में तो S रिलेटिव विल बी इक्वल टू डायरेक्टली फार्मूला यूज करेंगे u रिलेटिव t प्लस हाफ ऑफ A रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर, जहाँ पे u रिलेटिव टर्म क्या हो गया 0 बिकॉज बोथ आर इन सेम डायरेक्शन की वजह से u रिलेटिव 0 हो गया, प्लस हाफ ऑफ और एक्सेलरेशन रिलेटिव ऑफ यानी एक्सेलरेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, क्वेश्चन में मेंशन है ऑलरेडी 4, तो यहाँ पे 4 लिख लिए, और टाइम दे रखा है ऐसा करने में 40 सेकंड, तो 40 इंटू 40 लिख लिया यहाँ पे ऐसा। तो देखिए इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो ये रिजल्ट आ गया आपके पास 3200 मीटर। तो रिलेटिव सेपरेशन बिटवीन बोथ विल बी 3200 मीटर, तो ऑप्शन दिखा आपको 4। नेक्स्ट question number 2. The speed time graph of a particle moving along a fixed direction is shown in figure. Obtain the distance traversed by the particle between t is equal to 4 second to t is equal to 9 second. एक्चुअल में ये स्पीड टाइम ग्राफ है, तो स्पीड टाइम ग्राफ का अगर हम लोग स्लोप पता कर ले तो मिलता क्या यहाँ पे एक्सेलरेशन, और अगर इसकी स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया पता कर ले तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के बाद। चूंकि स्पीड दे रखा तो हम लोग यहाँ डिस्टेंस की बात करेंगे, लेकिन इसने बोला क्या कि 4 सेकंड और 9 सेकंड के बीच में, तो जरा एग्जैक्ट यहाँ पे पोजीशन देखते तो 4 सेकंड कहीं यहाँ पर होगा, तो यहाँ पे इसकी स्पीड क्या होगी तो पहले ये पता कर ले, तो यानी ये वाला स्पीड, तो इसको नाम देते हैं v1। सिमिलरली ये 8 है, 8 पे पीक है, तो 9 कहीं यहाँ पर होगा, तो ये देखिए 9 पे, ये 9 सेकंड में इसका यहाँ पे स्पीड पता कर लें क्या होगा, तो इसको v2 मान लेंगे। क्योंकि ये वैल्यूज आपको यहाँ पे 8 पे ऐसा कुछ दे रखा है, ये देखिए ऐसा, यानी इतना हम लोग जान गए। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो बताएगा आपको एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन बिटवीन 0 to 8 सेकेंड वो यूनिफॉर्म होगा, चूंकि यहाँ पे v और t के बीच का ग्राफ जो वो स्ट्रेट लाइन है। 0 to 8 सेकेंड के बीच में तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू स्लोप चाहिए, तो tan थीटा विल बी इक्वल टू y/x, 32 डिवाइडेड बाई 8 विल बी इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन केस ऑफ फ्रॉम 0 to 8 सेकेंड। 0 to 8 सेकेंड में अगर एक्सेलरेशन मिल गया तो ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा थ्रू आउट 0 से लेके 8 के बीच में, तो क्या ये स्पीड पता कर सकते हैं इन एनी टाइम t पे, t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे, तो सिंस v इज इक्वल टू u प्लस AT, u का वैल्यू इनिशियली यहाँ पे कितना दे रखा है, स्पीड है 0 पता कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे v1 प्लस एक्सेलरेशन यहाँ पे दे रखा है 4, और ये टाइम जो दे रखा है 0 से 4 के बीच में वो है आपके पास 4 - 0, तो ये स्पीड आ गया आपके पास 16 मीटर पर सेकंड, यानी स्पीड ऑफ अ पार्टिकल आफ्टर 4 सेकंड विल बी इक्वल टू 16 मीटर पर सेकंड। जैसे ये 16 मीटर पर सेकंड मिला, तो क्या यहाँ पे हम लोग पता कर सकते हैं कि इस ड्यूरेशन में यानी 4 और 8 के बीच में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा। अगर स्पीड ये आपको मिल गया तो यहाँ पे लिख रहे हैं फर्स्ट डिस्टेंस बिटवीन t इज इक्वल टू 4 सेकंड टू
टी इज इक्वल टू 8 सेकेंड के बीच में कितना डिस्टेंस चलेगा, जबकि उसके पास एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पे कुछ आपको दिखा क्या, ट्रेपेजियम शेप, ये देखिए कुछ ऐसा यहाँ पे। अगर ये ट्रेपेजियम शेप दिखा तो आपको पता है कि एरिया पता करेंगे स्पीड टाइम ग्राफ का। तो ये एरिया के लिए ये वैल्यू आपने पता कर लिया V1 है, ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में 32 दे रखा है। बेस यहाँ पे आपके पास है 8 और यहाँ पे बेस आपके पास है 4। तो ट्रेपेजियम का एरिया डिस्टेंस के लिए जब हम लोग बात करेंगे तो S1 विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, सम ऑफ द पैरेलल साइड हाफ ऑफ सम ऑफ द पैरेलल साइड, जो कि है 32 प्लस ये वैल्यू पता किया दैट इज द 16 इनटू बेस। बेस यहाँ पे कितना दे रखा है 8 माइनस 4 के बराबर, 8 माइनस 4 के बराबर, तो इसको 8 माइनस 4 लिख लिए। तो ये आपके पास कितना आ गया, यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व किए तो ये हो गया 8, ये हो गया 48 और 2 से ये 4 यहाँ पे माइनस होकर 2 हो गया, तो ये आ गया 96 मीटर। यानी 4 से लेके 8 सेकंड के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया पार्टिकल ने वो आ गया 96। सिमिलरली ऐसे हम लोग 8 और 9 के बीच में पता कर लें कि कितना पहले वेलोसिटी होगा, t इज इक्वल टू 8 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 9 सेकेंड के बीच में वेलोसिटी यानी v2 क्या होगा, तो v2 विल बी इक्वल टू, यहाँ पे लिख रहे हैं u प्लस at के बराबर। लेकिन इस बार देख रहे हैं आप स्लोप कैसा यहाँ पे इसका हो गया निगेटिव, स्लोप निगेटिव है तो वैसे भी स्पीड यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि ये इस एक्सट्रीम पॉइंट से यहाँ तक आने में इसकी स्पीड की बात करें जो डायरेक्शन वाइज में वो डिक्रीज किया, तो यानी इसके पास डी एक्सेलरेशन होगा। अगेन देखें यहाँ पे 0 से 8 और 8 से 16, तो ये डिफरेंस आ गया आपके पास फिर से 8 का, तो वैल्यूज आप यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे a का वैल्यू जो होगा वो -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अदरवाइज आप tan थीटा से देख सकते थे, इस केस में थीटा चूंकि ले रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसलिए आएगा निगेटिव। तो tan थीटा विल बी इक्वल टू, अगेन आप देखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 32 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 8, अगेन ये आ गया -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे v2 पता करना है, इस केस में v1 का वैल्यू ये होगा जो इनिशियल दे रखा है दैट इज 32 माइनस यहाँ पे लिखे 4, t का वैल्यू कितना आ गया 9 और 8 के बीच में, तो 9 माइनस 8 ड्यूरेशन में पता कर रहे हैं, तो ये वैल्यू आ गया आपके पास v2 इज इक्वल टू, ये वैल्यू दिखा आपको 28 मीटर पर सेकेंड। अगेन आपके पास ट्रेपेजियम बना 8 और 9 के बीच में, तो नाउ डिस्टेंस फिर से पता कर लेते हैं एरिया के टर्म में। नाउ डिस्टेंस बिटवीन t इज इक्वल टू 8 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 9 सेकेंड के बीच में डिस्टेंस पता कर लेंगे, तो S2 विल बी इक्वल टू अगेन ट्रेपेजियम, तो हाफ ट्रेपेजियम आप समझ रहे हैं सम ऑफ द पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड में इस बार 32 प्लस 28 दिखा इनटू बेस, बेस में आपके पास आ गया 9 माइनस 8 के बराबर, ये कितना दिखा आपको 1/2, ये हो गया आपके पास 60 और 1/2 किए तो ये आ गया 30 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस पूछा गया तो S विल बी इक्वल टू S1 प्लस S2 विल बी इक्वल टू 96 प्लस 30 विल बी इक्वल टू 126 मीटर। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, a raindrop of radius 3 mm falls from a height of 600 meter above the ground. It falls with decreasing acceleration due to viscous resistance of the air. अगर विस्कस रेजिस्टेंस की बात किया और इसके पास यहाँ पे एक्सेलेरेशन है तो वो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होने की वजह से इसके स्पीड को यानी कि एक्सेलेरेशन को डिक्रीज करेगा। Until at half of its original height it attains its maximum terminal speed। तभी देखिए यहाँ पे टर्मिनल स्पीड का कॉन्सेप्ट आ गया, मतलब स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। एंड मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड, दे भी रखा है यहाँ पे देयर आफ्टर। What is the work done by the resistive force in the entire journey if its speed on reaching the ground is 12 मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स पूछा गया, यानी जो अपोजिट फोर्स में रेजिस्टिव फोर्स एक्ट हो रहा है वो पूछा गया, तो डायरेक्ट के हम लोग यहाँ पे KWT यूज कर सकते हैं। तो देखिए फ्रॉम KWT वर्क एनर्जी थ्योरम, काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स विल बी इक्वल टू K फाइनल माइनस K इनिशियल। वर्क डन बाई ग्रेविटी की बात करें तो क्या लिख सकते हैं हम लोग mgh प्लस वर्क डन बाई ये फ्रिक्शन यानी कि रेजिस्टिव फोर्स जिसको हम लोग फ्रिक्शन का नाम दे रहे हैं यहाँ पे वो पूछा गया, विल बी इक्वल टू K फाइनल आपके पास पता हो गया कि हाफ ऑफ mv स्क्वायर, चूंकि स्पीड दे रखा है माइनस K इनिशियल 0 ड्रॉप करना शुरू हुआ। क्या नहीं पता, भी यहाँ पे मास नहीं पता, उसके लिए उसने देखिए यहाँ पे रेडियस दे रखा है, तो मास और वाटर है
तो मास बराबर जानते हैं हम लोग, लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, सिंस मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वाटर है तो 10⁻³ लिखे, वॉल्यूम है तो 4/3 पाई इंटू आर क्यूब लिखे। तो ये आ गया 4/3 पाई और आर का वैल्यू आपको दे रखा है दैट इज 3 mm, तो 3 इंटू 10⁻³ का क्यूब लिख लिए इंटू 10⁻³ लिख लिए। यानी फिर से देखिए 3 से एक 3 कट हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा कितना आपके पास 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो 9 इंटू 4 तो 36 पाई लिख लिए इंटू 10⁻⁻6 और ये +6 में तो बचेगा क्या आपके पास -3 आ गया m का वैल्यू। तो m का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लें। वर्क डन बाई आपसे पूछा गया रेजिस्टिव फोर्स क्या होगा, तो F विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ mv² और इसको इधर लेकर आ गए तो -हाफ mgh। वैल्यूज पुट कर ले रहे हैं। हाफ m का वैल्यू देखिए यहाँ पे दे रखा आपको 36 इंटू पाई इंटू 10⁻³ इंटू स्पीड दे रखा है आपको, यहाँ पे स्पीड दे रखा है 12 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दिए 12 इंटू 12 माइनस अगेन m का वैल्यू 36 इंटू पाई इंटू 10⁻³ इंटू g का वैल्यू 10 हो गया और h यहाँ पे दे रखा है 600 मीटर। ये ऐसा इसको सॉल्व किए तो रिजल्ट आपके पास आ गया ये आफ्टर सॉल्विंग। तो वर्क डन बाई रेजिस्टिव फोर्स विल बी इक्वल टू -0.67 जूल के बराबर। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। A 4 kg block situated on a rough incline is connected to a spring of spring constant 150 Newton per meter as shown in figure। यानी यहाँ पे आपको रफ सरफेस दे रखा है, यानी यहाँ फ्रिक्शन है तो म्यू लिख लेते हैं। The block is released from rest with the spring in the unstressed position। Remember रेस्ट से छोड़ा गया तो यहाँ पे इनिशियल स्पीड 0, तो मतलब के इनिशियल यहाँ पे 0 आ जाएगा। द ब्लॉक मूव्स 20 सेंटीमीटर डाउन द इंक्लाइन। ये जान रहे हम लोग कि अगर ये 20 सेंटीमीटर डाउन तो जितना इसमें एक्सटेंशन होगा उतना ही इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, या ऐसा बोला जाए जितना ये मूव करेगा उतना ही इसमें एक्सपेंशन होगा। यानी ये जो वैल्यू दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ये एक्स का वैल्यू दे रखा है दैट इज एक्सपेंशन इन द स्प्रिंग बिफोर कमिंग टू रेस्ट। फिर ये रेस्ट पे आ गया। Find the coefficient of friction between the block and the incline. Assume that the spring has a negligible mass and pulley is frictionless। अगेन देखिए क्या यहाँ पे हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करें कि वर्क डन KWT बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अगेन फिर लिख सकते हैं यहाँ पे फ्रॉम KWT काइनेटिक वर्क एनर्जी थ्योरम। तो कौन कौन वर्क करेगा, वर्क डन बाई नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स कौन सा, जो इसके ऊपर एक्ट होगा ऐसे, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। अगर डिस्प्लेसमेंट इधर हो तो इसके बीच में एंगल 90, तो वर्क डन बाई नॉर्मल तो 0 होगा, यानी वर्क डन। दूसरा क्या दिखा आपको, फोर्स ग्रेविटी। तीसरा फोर्स आपको दिख रहा है यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स। चौथा यहाँ पे आपके पास स्प्रिंग फोर्स मस्ट बी इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। वर्क डन बाई नॉर्मल 0 प्लस वर्क डन बाई ग्रेविटी। वर्क डन बाई ग्रेविटी के लिए बात करें तो चूंकि इंक्लाइंड सरफेस पे तो इसके पास लगने वाला जो फोर्स होगा वो होगा mg साइन थीटा। थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दे रखा है। तो वर्क डन लिख रहे हैं तो लिखेंगे क्या, mg इंटू साइन थीटा, ये हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को x लिखेंगे जितना इसमें एलोंगेशन होगा, प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स। तो देखिए यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स मोशन इधर हो रहा है तो फ्रिक्शन जस्ट इसके अपोजिट में एक्ट होगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस का म्यू mg cos थीटा। ये ऐसा क्यों लिखे, बिकॉज यहाँ पे जानते हैं n जो होगा वो mg cos थीटा के बराबर हो जाएगा आफ्टर रिजॉल्विंग, यू नो वेरी वेल, बिकॉज ये mg और ये हो गया आपके पास mg cos थीटा। तो ये रिजल्ट लिखिए बिकॉज ये भी थीटा होगा, प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स के ये हो गया फोर्स इंटू यहाँ पे क्या लिखे, डिस्प्लेसमेंट, प्लस वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स होता है माइनस हाफ ऑफ के इंटू एक्स स्क्वायर। देखिए फाइनली कम टू रेस्ट, रिलीज हुआ तो ये भी रेस्ट, तो ये क्या हो गया, के फाइनल माइनस के इनिशियल हो गया यहाँ पे 0। वर्क डन बाई नॉर्मल क्यों 0, क्योंकि देखिए अभी हम लोग जस्ट 90 डिग्री हो गया। पूछा क्या गया यहाँ से आपको, म्यू का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर से। यहाँ पे लिखे mg साइन थीटा इंटू एक्स, एक्स कट होता चला जाएगा, ये बचेगा आपके पास म्यू mg cos थीटा, एक्स कट हो गया, प्लस ये आ गया हाफ ऑफ के इंटू एक्स। सारी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। मास दे रखा है आपको 4, g का वैल्यू यहाँ पे 10 साइन 30 होता है, 1/2 इसको इधर ले आते हैं वापस, माइनस हाफ, k का वैल्यू दे रखा है 150, x का वैल्यू सॉरी ये 150 और x का वैल्यू आपको दे रखा है ये 20 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसको 20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर में कन्वर्ट कर लिए, इज इक्वल टू म्यू लिखे, मास यहाँ पे 4, g का वैल्यू 10 और cos थीटा, थीटा 30, cos 30 होता है √3/2।
सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये वैल्यू आपको दिखा 20 इससे कट होने के बाद में, ये देखिए यहाँ से ये कट हो गया, ये 2 कट हो गया, तो ये आ गया -15 इज इक्वल टू, ये रिजल्ट आपको दिखा म्यू इंटू, ये रिजल्ट हो गया आपके पास, इससे कट हो गया तो 20 इंटू √3 के बराबर। यहाँ से 5 मिला, 5 इक्वल टू म्यू इंटू 20√3, इससे कट किए यहाँ पे तो म्यू का वैल्यू आ गया 1/4√3। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे सेकंड। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, now next question, question number 5. A trolley of mass 500 kg moves with a uniform speed of 54 km per hour on a frictionless track. A child of mass 40 kg runs on the trolley from one end to the other end 15 meter away with a speed of 6 meter per second relative to the trolley in a direction opposite to its motion and jumps out of the trolley. What is the final speed of the trolley? देखिए कुछ सिचुएशन आपसे ऐसे पूछा गया कि एक यहाँ पे ट्रॉली है, मान लेते हैं ट्रॉली का मास यहाँ पे कैपिटल M है, ये इधर चलना शुरू किया 54 किलोमीटर पर आवर, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर लिए तो ये आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। और एक इसके ऊपर एक चाइल्ड है, ये चाइल्ड स्पीड v से रिलेटिव टू ट्रॉली 6 मीटर पर सेकेंड से अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू करता है। तो फाइनली आपसे ये पूछा कि जब ये चाइल्ड या बॉय जो है जब जंप कर जाए, मान लेते हैं इस एंड पे आने के बाद व्हेन जंप्स आउट, तब इसका स्पीड क्या हो, तो मान लेते हैं इस डायरेक्शन में इसका स्पीड हो गया v। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि ये ट्रॉली का जो फाइनल स्पीड है आफ्टर इट्स जंप्स, ये मिल गया आपको यहाँ पे v के बराबर। यानी कि चूंकि इस पूरे सिस्टम में अगर हम लोग बात करें तो एक्सटर्नल फोर्स क्या है पूरे सिस्टम में, 0। ऐसा क्यों 0 बोला गया, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ कि कोई एक्सटर्नल मैन या क्रेन लेकर आया, उसने इस मैन को उठा के यहाँ पे जंप किया। तो इस पूरे सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स क्या है सिस्टम पे, 0। तो मोमेंटम कैन बी कंजर्व, तो P इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू P फाइनल। लेकिन जैसे यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व किए तो मोमेंटम लिखने के लिए फ्रेम मस्ट बी सेम। फर्स्ट केस में ट्रॉली का स्पीड ले रहे हैं हम लोग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, लेकिन बॉय का स्पीड तो विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली है, तो बॉय की स्पीड को भी लिखना होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ताकि हम लोग यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन को अप्लाई कर सकें। तो पहले इसको पता कर लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बॉय क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये जब जंप किया उसके रिलेटिव स्पीड आपको दे रखा है, तो चूंकि डायरेक्शन वाइज यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो -6i कैप, ये मिला आपको वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जबकि इसको एज्यूम किए v, तो ये आ गया -vi कैप। तो वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिखा आपको v -6i कैप। तो यहाँ से इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, चूंकि हम लोग यहाँ पे मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखेंगे, तो ये आ गया v -6 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जिसको अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं मोमेंटम में, चूंकि फ्रेम यहाँ पे सेम कर लिया। इनिशियल में क्या था, दोनों एक साथ चल रहे थे, तो m + m × 15 से। फाइनल में क्या हुआ कि आपके पास एक वेलोसिटी ऑफ मैन यानी बॉय का दिखा, जो कि वैल्यू है v -6 और प्लस m × v के बराबर। यह है इसका ट्रैक का ट्रॉली का वैल्यूज पुट कर दिए। ये वैल्यू है 500 प्लस इसका मास दे रखा है 40 इंटू ये आ गया 15 विल बी इक्वल टू, ये दिखा आपको -mv, सॉरी वैल्यूज पुट कर ले रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करने के बाद। तो यहाँ पे 40 इंटू वी -6 इंटू 40 प्लस 500 इंटू वी, तो ये वैल्यूज आपके पास आ गया। देखिए यहाँ से 540 इंटू 15 प्लस ये वैल्यूज इधर ले आए, तो ये आ गया 240 विल बी इक्वल टू, ये दिखा 540 v के बराबर। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट v इज इक्वल टू 15.44 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू पॉजिटिव है, इट मीन्स जो डायरेक्शन हम लोग एज्यूम किए वो करेक्ट है, तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6. Find the center of mass of a uniform L-shaped lamina, a thin flat plate with dimension as shown. The mass of the lamina is 6 kg. देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसको एक जनरलाइज फॉर्म में बात कर लेते हैं कि अगर इसका साइड A मान लें,
ये एक स्क्वायर फ्रेम है जिसका साइड ए, तो ये भी इसका साइड ए हो गया, तो इसका भी साइड यहाँ से ए हो गया, ये भी साइड ए हो गया। तो पहले सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पता कर ले चुके हैं, यूनिफॉर्म यहाँ पे दे रखा शेप में, तो एक सेंटर ऑफ मास लिखा करेंगे हम लोग L1 A1, या फिर चूंकि अगर आप स्क्वायर की बात करें तो एरिया के टर्म में भी लिख सकते हैं हम लोग, लेंथ के बजाय एरिया के टर्म में लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई, A1 x1 प्लस A2 x2, 3 है तो 3 लिखेंगे, A3 इंटू x3 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2 प्लस A3। सिमिलरली y सेंटर ऑफ मास, चूंकि प्लेनर बॉडी है इसलिए यहाँ पे ऐसा लिख रहे हैं कि एक x होगा दूसरा y होगा, प्लस A2 इंटू Y2 प्लस A3 इंटू Y3 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2 प्लस A3। ये रिजल्ट मिला हम लोगों को। अगर यहाँ पे x1, x2, x3 की वैल्यूज पता कर ले तो आंसर आ जाएगा। तो क्या यहाँ पे C1 के कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये रेगुलर शेप में, तो सेंटर ऑफ मास तो जस्ट इसके मिडिल पे लाई करेगा, यानी C1 का अगर कोऑर्डिनेट देखें तो जस्ट मिडिल पे आने का मतलब ये वैल्यू x का हो गया, ये वैल्यू y का हो गया, ये y आ गया, ये x आ गया, इसका हाफ हो जाएगा तो ये वैल्यू दिखेगा आपको a/2 कामा a/2 कोऑर्डिनेट लिख ले रहे हैं, C2 विल बी इक्वल टू C2 यहाँ पे तो x बढ़ गया, जबकि y यहाँ पे क्या है, रिमेन सेम, तो x कितना हो जाएगा 3a/2, कैसे ये a प्लस a/2 तो 3a/2 हो गया, जबकि y का वैल्यू यहाँ पे आपको दिखा a/2, ऐसा लिख लिए। सिमिलरली ऐसे ही कोऑर्डिनेट किसका पता कर लेंगे, C3 का। जैसे ही कोऑर्डिनेट C3 का मिला तो C3 के केस में देख लेते हैं, ये वैल्यू y का ज्यादा हो गया, जबकि x का वैल्यू ये रिमेन सेम, दिस इज द x, ये y हो गया, तो किसको क्या लिखेंगे हम लोग 3a/2। यहाँ पे x1, x2, x3, y1, y2, y3 मिल गया, यहाँ पुट कर देंगे तो ऑप्शन अपने पास आ जाएगा। तो डायरेक्ट देखो रिजल्ट लिख रहे हैं, एक सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू, एरिया सबका रिमेन सेम, तो क्या यहाँ से a स्क्वायर कॉमन ले लेते, सबके लिए रिमेन सेम है, तो x1 यहाँ पुट किए, रिजल्ट आया आपके पास a/2 प्लस ये दिखा आपके पास 3a/2 प्लस यहाँ पे फिर x3 का वैल्यू दिखा a/2 डिवाइडेड बाई ये तो 3a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर कट हो गया, तो x सेंटर ऑफ मास आपके पास आ गया 5a/6। सिमिलरली y सेंटर ऑफ मास भी कितना हो जाएगा, तो ये भी आ जाएगा आपके पास 5a डिवाइडेड बाई 6। अब यहाँ पे वैल्यू दे रखा है, a का वैल्यू देखो 2 दे रखा है क्वेश्चन में। अब ये जनरलाइज फॉर्म में आपके पास रिजल्ट आ गया। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो आप डायरेक्ट ये वाला फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। बस ध्यान ये देना कि साइड यहाँ पे a है, कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट जहाँ से लिया गया है 0 से, ओरिजिन से। वैल्यूज पुट किया अपने पास, a जो दे रखा है वो क्वेश्चन में 2 मीटर के बराबर है, तो यहाँ पे a की जगह पे 2 पुट किए, तो x सेंटर ऑफ मास कामा y सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू 5/3 मीटर कामा 5/3 मीटर, यानी कि ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। A 5 meter long ladder weighing 30 kg leans on a frictionless wall. Its feet rest on the floor 3 meter from the wall as shown in the figure. Find the reaction force on the floor. रिमेंबर देखिए यहाँ पे रिएक्शन फोर्स पूछा गया है। रिएक्शन फोर्स का मतलब होता है कि यहाँ पे R आपसे पूछा, जो नेट फोर्स होता है एक्टिंग, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स प्लस नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट A, चूंकि फ्लोर पे पूछा गया, इसको हम लोग A मान लेते हैं। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो इस पॉइंट को D बोल दिए। तो रिएक्शन फोर्स पूछा गया। सबसे पहले क्या यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करें तो फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम अगर बात करें तो क्या यहाँ पे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स को बैलेंस करेगा, तो मतलब F1 विल बी इक्वल टू यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स के बराबर, और यहाँ पे जो F2 लिखा गया है ये वाला जो वैल्यूज है नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट A, यानी क्या इसको हम लोग NB लिख ले रहे हैं अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसको हम लोग नॉर्मल नाम दे रहे हैं। और यहाँ पे NA जो होगा ये वेट W के बराबर, जो वेट दे रखा आपको 30 kg, तो ये आ गया 300 न्यूटन के बराबर। दिस इज नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट A, नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट B जिसको NB बोल रहे हैं, और ये W यहाँ से इसका मिल गया वेट आपको। फिर दूसरी बात करें फॉर रोटेशनल, ये हम लोग लिखे थे फॉर ट्रांसलेशनल, अब लिख रहे हैं फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम। चूंकि ये बॉडी है तो दोनों टाइप का इक्विलिब्रियम इसके पास एग्जिस्ट करेगा। देखिए इसके पास टेंडेंसी होगी स्लिप करने की इधर, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हम लोग चाहते हैं कि टॉर्क की इक्वेशन को, एक्सटर्नल टॉर्क की इक्वेशन को यहाँ पे बैलेंस करने के लिए जीरो कर दे। किसके अबाउट जीरो करें हम लोग यहाँ पे, किसके अबाउट हम लोग जीरो करें यहाँ पे, अगर टॉर्क की बात करें तो पर्टिकुलर किसी पॉइंट के अबाउट, और किसके अबाउट ले लें, ए के अबाउट। ए ही क्यों कंसीडर किए,
क्योंकि चाहते हैं जिधर कम से कम मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स मिले उसके अबाउट आप इसके अबाउट भी 0 लिख सकते थे, इसके अबाउट भी लिख सकते थे, इसके अबाउट लिख सकते थे, लेकिन हम लोग यही वाले पॉइंट को क्यों कंसीडर, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल दो यहाँ पे वेरिएबल है, उसकी वेरिएबल्स की वैल्यू को कम करने के लिए यहाँ पे लिखा गया। अब जैसे ही ए के अबाउट, तो टॉर्क होता क्या, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सारी डिस्टेंस तो अब इसके अबाउट देखेंगे, जिसके अबाउट आप यहाँ पे टॉर्क कंसीडर कर रहे हैं। तो पहला फोर्स इधर दिख रहा है, दैट इज एन बी, इसका ठीक परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके अबाउट कितना दिखा आपको, यहाँ पे 4 मीटर, विल बी इक्वल टू बैलेंस्ड बाय दिस। यहाँ पे दूसरा फोर्स है आपके पास वेट, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट के अबाउट कितना हो जाएगा, दैट इज 3/2, क्योंकि टोटल डिस्टेंस है 3 है तो इसका हाफ चाहिए। तो एन बी का वैल्यू यहाँ से दिखा है, विल बी इक्वल टू वेट दे रखा आपको 300 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 8, तो ये वैल्यू आ गया आपके पास 150 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज ये आ जाएगा 225 डिवाइडेड बाई 2 न्यूटन के बराबर। और यही एन बी किसके बराबर हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स के बराबर, अकॉर्डिंग टू दिस यही एन बी किसके बराबर हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स। तो रिएक्शन फोर्स का वैल्यू आर विल बी इक्वल टू अंडर रूट फ्रिक्शन फोर्स का मीनिंग यानी एन बी का स्क्वायर और प्लस एन ए का मतलब डब्ल्यू का स्क्वायर, सारी वैल्यूज पुट कर दिया, अंडर रूट ये आ गया 225 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस ये दे रखा है 300 का स्क्वायर। सॉल्व किए तो रिएक्शन फोर्स का वैल्यू आ गया 320.4 न्यूटन के बराबर। तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। The edge of an aluminum cube is 20 centimeter long. One face of the cube is firmly fixed to a vertical wall. The mass of 500 kg is then attached to the opposite face of the cube. The shear modulus of aluminum is 30 gigapascal. What is the vertical deflection of the face? देखिए यहाँ पे कुछ बात किया गया शेयर मॉडुलस का, जिसको शायद हम लोगों को याद हो कि ऐसा कुछ बात करते हैं कि किसी फेस पे अगर टेंजेंशियली फोर्स अप्लाई किया जाए तो उसके शेप में डिफॉर्मेशन, शेप में कुछ चेंजिंग आ जाए, तो ऐसे फोर्स को हम लोग बोलते क्या है, टेंजेंशियल फोर्स, जिसके लिए यहाँ पे टेंजेंशियल स्ट्रेस फाई आता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट दिखा आपको x, जबकि ये होता है यहाँ पे l के बराबर, है ना। यानी कि किसी भी सॉलिड सरफेस के ठीक पैरेलल डायरेक्शन में अगर फोर्स एक्सर्ट किया जाए तो यहाँ पे बात होती है शेयर मॉडुलस की, जिसको लिखते क्या हम लोग, शेयर मॉडुलस विल बी इक्वल टू नीटा से यहाँ पे लिखेंगे शेयर स्ट्रेस, ये रेशियो होता है, डिवाइडेड बाय शेयर स्ट्रेन, इन दोनों का रेशियो कहलाता है आपको शेयर स्ट्रेस बाय शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेस क्या होता है, पैरेलल फोर्स डिवाइडेड बाय पर यूनिट एरिया, और इसको लिखते हैं हम लोग tan फाई से, या चूंकि फाई वेरी स्मॉल होता है जिसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं ये फाई से। और फाई का वैल्यू क्या दिखेगा आपको यहाँ से, एफ पैरेलल डिवाइडेड बाई ए, दैट इज एक्स बाई एल। पूछा गया यहाँ पे नीटा है तो एक्स पूछा गया। देखिए नीटा विल बी इक्वल टू एफ इंटू एल डिवाइडेड बाई, जिसको कैपिटल लिख रहे थे, ए इंटू एक्स। तो एक्स यानी डिफ्लेक्शन पूछा गया, विल बी इक्वल टू फोर्स इंटू लेंथ डिवाइडेड बाई ए इंटू नीटा। सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं, देखिए सारी वैल्यूज यहाँ पे दे, और f किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर। तो मास यहाँ पे दे रखा है दैट इज 500 kg, तो 500 इंटू यहाँ पे 10 लिखे, कैपिटल L का वैल्यू दे रखा है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो 20 इंटू 10 टू द पावर -2 लिख लिए, डिवाइडेड बाई एरिया साइड का यहाँ पे लिखेंगे 20 -2 इंटू 20 -2 इंटू, अब यहाँ पे नीटा का वैल्यू दे रखा है 30 गीगा पास्कल, गीगा है तो 10 टू द पावर 9 में लिखे इसको। बस यहाँ से सॉल्व कर लिए तो x का वैल्यू दिखेगा, यहाँ पे x का वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 है, देखो ये 2 से ये 2 कट हो गया, 20 से एक 20 कट कर दे रहे हैं यहाँ पे, ये 2 से ये 2 कट कर दे रहे हैं यहाँ पे, बचा क्या आपके पास -2 इससे कट हुआ तो प्लस का 5 बचेगा, ऊपर लेकर गए तो माइनस का 4 बचेगा यहाँ पे, और 20 यहाँ पे ये 10 है तो एक 10 इससे कट कर दिए, यानी कि यहाँ से कुछ आपको रिजल्ट दिखा 1/, ये आ जाएगा 1/12 इंटू 10 टू द पावर -5, जिसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग 8.3 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर के बराबर। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। द फ्लो ऑफ ब्लड इन अ लार्ज आर्टरी ऑफ एन एनेस्थेसाइज्ड
द फ्लो ऑफ ब्लड इन अ लार्ज आर्टरी ऑफ एन एनेस्थेटाइज्ड डॉग इज डाइवर्टेड थ्रू अ वेंचुरीमीटर, यानी ये प्रॉब्लम बेस्ड हो गया वेंचुरीमीटर के ऊपर। द वाइडर पार्ट ऑफ द मीटर हैज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया इक्वल टू दैट ऑफ द आर्टरी, A is equal to 12 mm square and the narrower part has an area A is equal to 6 mm square. The pressure drop in the artery is 32 Pascal. What is the speed of the blood in the artery? देखिए अगर वेंचुरी मीटर की बात करें तो ये बेस्ड होता है बर्नौलीज थ्योरम के ऊपर। अगर बर्नौलीज थ्योरम के ऊपर है तो उससे पहले यहाँ पता करेंगे रेट ऑफ फ्लो की बात करें तो Q विल बी इक्वल टू A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो क्या यहाँ से V2 पता कर सकते हैं? V2 विल बी इक्वल टू A1 बाई A2 इंटू V1 के बराबर। इक्वेशन नंबर 1 इसको लिख लेते हैं। फ्रॉम बर्नौलीज थ्योरम तो लिख सकते हैं P1 प्लस हाफ ऑफ रो इंटू V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ ऑफ रो इंटू V2 स्क्वायर। तो क्या यहाँ से रिजल्ट मिला? P1 माइनस P2 दैट इज डेल्टा P विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ रो, ये दिखा आपको V2 स्क्वायर माइनस ऑफ V1 स्क्वायर। तो ये आ गया 2 डेल्टा P डिवाइडेड बाई रो इज इक्वल टू V2 की जगह पे वैल्यू पुट कर लिए A1 बाई A2 का होल स्क्वायर इंटू V1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। चूंकि हम लोग से स्पीड ऑफ द ब्लड ही पूछा गया इन द आर्टरी तो V1 पूछा गया तो इसी को हम लोग रिजॉल्व कर ले रहे हैं। तो क्या यहाँ से 2 डेल्टा P रीअरेंज कर ले रहे हैं इज इक्वल टू V1 स्क्वायर ले लिए कॉमन, तो ब्रैकेट में आपके पास आ गया A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर माइनस 1, V1 स्क्वायर ले लिए कॉमन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए तो V1 विल बी इक्वल टू V1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा P डिवाइडेड बाई रो इंटू A1 बाई A2 का होल स्क्वायर माइनस 1। तो V1 का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट 2 टाइम्स, अब डेल्टा P आपको दे रखा है क्वेश्चन में दैट इज 32 पास्कल, तो इसको 32 लिखे डिवाइडेड बाय डेंसिटी। डेंसिटी क्वेश्चन में मेंशन है कितना दे रखा है 1060, तो 1060 इनटू A1 बाई A2, तो A1 एरिया चाहिए तो दे रखा है आपको यहाँ पे 12 है फर्स्ट केस में, 12 डिवाइडेड बाई 6 का होल स्क्वायर माइनस 1, mm में था तो कट जाएगा यहाँ पे, तो ये वैल्यू आ गया आपके पास 2 का स्क्वायर मिलेगा यहाँ पे 4 माइनस 1 के तो आ गया 3। तो V1 विल बी इक्वल टू अंडर रूट ये हो गया 64 डिवाइडेड बाई 1060, ये हो जाएगा आपके पास 3 के बराबर। सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आ गया 0.14 मीटर पर सेकेंड, तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। A steel tape 1 meter long is correctly calibrated for a temperature of 20 degrees Celsius. The length of the steel rod measured by this tape is found to be 90 centimeter on a hot day when the temperature is 40 degrees Celsius. What is the actual length of the steel rod on that day? Coefficient of linear expansion दे रखा है। तो देखिए हम लोग जानते हैं यहाँ से कि किसी टेम्परेचर में वेरिएशन के लिए लेंथ लिखा करेंगे 1 प्लस एल्फा इंटू डेल्टा थीटा। ये वैल्यू आपको दे रखा है इनिशियल में कितना 90 सेंटीमीटर था, 1 प्लस एल्फा का वैल्यू दे रखा है 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू चेंज इन टेम्परेचर 40 माइनस 20 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे रिजल्ट आया ये, इसको सॉल्व किया तो 90 प्लस 1.2 इंटू 90 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू ये हो गया 20। इसको और सॉल्व किए तो ये रिजल्ट आ गया आपके पास 90 प्लस, देखिए इससे सॉल्व किया तो -3 बचा, ये यहाँ से -3 या इससे इसको कट कर दिए तो ये आ गया आपके पास 12 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर -4, कुछ ऐसा दिखा आपको, ये रिजल्ट आ गया। फिर इसको और सॉल्व किए तो यहाँ पे 0.4 आ गया, 0.4 है तो ये 24 इससे मल्टीप्लाई किए यहाँ 9, तो सॉल्व करने पे रिजल्ट और 90 में इसको ऐड किए तो आ गया 0.216 सेंटीमीटर के बराबर। तो ये ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11।
An oxygen cylinder of a volume 50 liters has an initial gauge pressure of 19 atm and a temperature of 27 degrees Celsius. After some oxygen is withdrawn from the cylinder, the gauge pressure drops to 9 atm and its temperature drops to 17 degrees Celsius. Estimates the mass of oxygen taken out of the cylinder. कुछ ऐसा ही क्वेश्चन इस बार नीट 2025 में भी पूछा गया था, उसी के ऊपर बेस देखिए कुछ ऐसा क्वेश्चन है। बताया जा रहा है कि आपके पास एक यहाँ पे पहले कंटेनर है जिसका वॉल्यूम दे रखा है, इनिशियल वॉल्यूम है आपके पास 50 लीटर के बराबर, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिए तो 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई किए। यहाँ का टेम्परेचर T1 दे रखा है 273 प्लस 27 दैट इज 300 केल्विन के बराबर, और यहाँ पे प्रेशर इनिशियल में दे रखा है P1 विल बी इक्वल टू दैट इज 19 atm, इसको 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सबको SI में कन्वर्ट कर लिए। और इनिशियली अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन के मोल्स कितने अवेलेबल होंगे तो N1। फिर यहाँ पे देखिए कुछ लीक्ड आउट हो गया, लीक्ड आउट होने के बाद में जो रेस्ट ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स बचे होंगे वो सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे इसमें एक्सपांड करने के बाद में, यानी कि वॉल्यूम सेकंड केस में भी जो रेस्ट बचा रह जाएगा उसके पास नंबर ऑफ मोल्स अगर N2 हैं तो वो भी वही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, चूंकि इसके पास क्योंकि गैस सेम खुद का उसका शेप ना होता है, जिस कंटेनर में इसको फिल करते हैं उसी के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेता है। इसलिए यहाँ पे अगेन ये वॉल्यूम का वैल्यू रिमेन सेम दैट इज विल बी इक्वल टू 50 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। इस केस में टेम्परेचर का वैल्यू हो गया 273 प्लस अब 27 के बजाय टेम्परेचर हो गया 17, तो दैट इज ये आ गया आपके पास 7 इंटू ये हो गया 10, ये आ गया 290 केल्विन के बराबर। और प्रेशर की बात करें तो ये T2 था, प्रेशर की बात करें तो वो घट के हो गया 9 atm, तो इसको 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिए। तो पूछा जा रहा आपसे कितना अमाउंट ऑफ गैस, तो पहले ये पता कर लें कि कितना मोल ऑफ गैस लीक्ड आउट हो गया। तो लीक्ड आउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 लीक्ड आउट, तो N इज इक्वल टू लिख सकते हैं N1 माइनस N2 के बराबर। तो N1 माइनस N2 देखिए वॉल्यूम रिमेन सेम है, N इज इक्वल टू होता है PV बाई RT। तो क्या करें हम लोग यहाँ पे V बाई और R की वैल्यू को कॉमन ले लेते हैं, तो V बाई R की वैल्यू ले लिए कॉमन, तो बचा क्या आपके पास P1 बाई T1 माइनस P2 बाई T2 टेम्परेचर के टर्म में। फिर देखिए यहाँ पे V का वैल्यू पुट कर दे रहे हैं दैट इज है 50 इंटू 10 टू द पावर -3, R का वैल्यू 8.3 या 25/3 भी पुट कर सकते हैं आप। यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू में देखिए वैल्यू कॉमन है तो इसको भी कॉमन निकाल लेते हैं, किसको 1.01 10 टू द पावर 5 को, तो बचा क्या आपके पास यहाँ पे दैट इज आ गया 19, उस केस में टेम्परेचर है 300 माइनस ये आपके पास बचा 9, टेम्परेचर है आपके पास 290 केल्विन, ये आया N। इसको सॉल्व किए तो ये आता है 19.65। तो जानते हैं हम लोग सिंस 1 मोल O2 हैज कितना उसके पास होता है 32 ग्राम, तो आपके पास इतने में कितना होगा, तो लीक्ड ऑक्सीजन लीक्ड आउट यानी कि मास ऑफ O2 लीक्ड आउट, तो क्या हो जाएगा 32 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया 19.65 से, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगा 628 ग्राम के बराबर, 628 ग्राम के बराबर। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे सेकंड। नेक्स्ट Question number 12. A prism is made of a glass of unknown refractive index. A parallel beam of light is incident on a face of the prism. The angle of minimum deviation is measured to the 30 degree. The refracting angle of the prism is 60 degree. If the prism is displaced in water refractive index 4/3, the predict the new angle of minimum deviation of a parallel बीम ऑफ लाइट यूज साइन इन, यहाँ पे वैल्यूज दे रखा है। यानी ये देखिए प्रिज्म के ऊपर बेस क्वेश्चन है जिसमें हम लोग म्यू इज इक्वल टू लिखा करते हैं साइन ऑफ A प्लस डेल्टा मीन फार्मूला यूज कर रहे हैं डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ A बाई 2। ये अननोन का है तो यहाँ पे पहले म्यू पता कर लेते हैं, सारी वैल्यूज यहाँ पे नोन है दे रखा है, यानी 60 डिग्री, ये दे रखा है आपको 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 2
डिवाइडेड बाई साइन, ये वैल्यू दे रखा है 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म है 60 और डेल्टा मिनिमम उस केस में दे रखा है आपको 30 डिग्री के बराबर। इसको सॉल्व किया 90 डिग्री बाई 2 तो साइन 45 1 बाई रूट 2, ये हो गया साइन 30 जो कि होता है 1 बाई 2, तो ये वैल्यू आ गया रूट 2, दैट इज 2 बाई रूट 2 विल बी इक्वल टू रूट 2, तो ये वैल्यू आपको मिल गया म्यू का रूट 2। नाउ अब बोल रहा अब इसी को वाटर में डिस्प्लेस करा दिया गया, तो म्यू का वैल्यू यहाँ पे म्यू डिवाइडेड बाई, अब लिखा करेंगे क्या म्यू रिलेटिव लिख रहे हैं तो दैट इज म्यू डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ वाटर, याद होगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो म्यू मीडियम का डिवाइडेड बाई यहाँ पे वाटर आ गया आपके पास, विल बी इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा मिन डैश डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2, इस केस में पूछा गया तो ये वैल्यू कितना है रूट 2 डिवाइडेड बाई 4 बाई 3, तो यहाँ पे 3 बाई 4 लिख लिया इज इक्वल टू साइन, ये ए का वैल्यू है 60 प्लस डेल्टा मिन डैश डिवाइडेड बाई 2 पूछा गया डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 60 बाई 2, ये कितना हो गया साइन 60 बाई 2 साइन 30 1 बाई 2 उधर मल्टीप्लाई कर लिए 1 बाई 2 मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया ये 3 रूट 2 डिवाइडेड बाई 1 बाई 2 मल्टीप्लाई होकर 8 विल बी इक्वल टू साइन ऑफ 60 प्लस डेल्टा मिन डिवाइडेड बाई 2, ये वैल्यूज फिर से लिख लिए, ये वैल्यूज को और सॉल्व किए, देखिए 3 रूट 2 यहाँ पे कुछ दे रखा है आपके पास कुछ वैल्यूज, क्या कर सकते हैं इसको यहाँ से सॉल्व करने पे, देखिए ये रिजल्ट आ गया आपके पास रूट 2 का वैल्यू, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग साइन इनवर्स 3 रूट 2 डिवाइडेड बाई 8 विल बी इक्वल टू 60 प्लस डेल्टा मिन डैश डिवाइडेड बाई 2। अगर आप ध्यान से देखो तो रूट 2 को 1.414, 8 से यहाँ पे इसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे, जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू किसके बराबर आएगा 0.53, अगर ये 0.53 है तो ये साइन इनवर्स ये दिखा आपको 0.53 विल बी इक्वल टू जो कि किसके बराबर होगा विल बी इक्वल टू 32 डिग्री विल बी इक्वल टू दैट इज 60 डिग्री प्लस डेल्टा मिन डैश डिवाइडेड बाई 2, इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो क्या गया ये 64 इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस डेल्टा मिन, दैट इज डेल्टा मिन विल बी इक्वल टू न्यू डेल्टा मिन विल बी इक्वल टू 4 डिग्री, तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, a card sheet divided into squares each of sides 2.5 mm square is being weaved at a distance of 15 cm through a magnifying glass, a converging lens of focal length 16 cm। converging lens बोला गया, इसका मतलब convex lens होगा, इसका focal length पॉजिटिव होगा, held close to the eye, how much is the area of each square in the virtual image, यानी हम लोगों से यहाँ पे एरियल मैग्निफिकेशन पूछा गया। अगर बात करें यहाँ पे एरियल मैग्निफिकेशन दैट इज एरिया ऑफ द इमेज विल बी इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको दे रखा है, क्या नहीं पता अभी हम लोग को मैग्निफिकेशन, तो क्या मैग्निफिकेशन को पता कर सकते हैं, एम विल बी इक्वल टू एफ अपॉन एफ प्लस यू, चूंकि यहाँ पे लेंस यूज किया गया एम, कन्वर्जिंग लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव 16 डिवाइडेड बाई 16 प्लस, और यहाँ पे ये डिस्टेंस कितने दूरी पे 15 सेंटीमीटर पे, तो माइनस 15 लिखे तो ये वैल्यू कितना आ गया 16, यहाँ पुट कर दिए दैट इज 16 इंटू ये वैल्यू आपको दे रखा है 2.5 इंटू, अगर ये 10 टू पावर -4 लिख लेते हैं, फिर उसको सेंटीमीटर में दे रखा तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 13 का यहाँ पे जब इसको सॉल्व किए, इसको सॉल्व करने के बाद में रिजल्ट आ गया आपके पास 6.4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, a Cassegrain telescope uses 2 mirrors as shown in figure. Such a telescope is built with the mirrors 30 mm apart if the radius of curvature of the large mirror is 240 mm। यानी इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये आपको दे रखा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 विल बी इक्वल टू 240 mm के बराबर, सॉरी 240 mm मिलीमीटर, तो क्या इसको फोकल लेंथ लिख सकते हैं, इसका पता कर सकते हैं, दैट इज R1/2 दैट इज विल बी इक्वल टू 120 mm के बराबर। लेकिन ये कैसा है आपके पास ऑब्जेक्टिव मिरर, ये कॉनकेव मिरर है
अगर ये कॉनकेव मिरर का नेचर है इसका ऑब्जेक्टिव वाले का, क्योंकि यहाँ पे लाइट रे कन्वर्ज हो रहा है तो इसके फोकल लेंथ को लिखा करेंगे नेगेटिव से। ये हम लोग थ्योरी से लिख लिया। दूसरा यहाँ पे दिख रहा है आपके पास कॉन्वेक्स मिरर। अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है तो इस कॉन्वेक्स मिरर के लिए, दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है आपको क्वेश्चन में 160 mm, 160 mm, तो इसका फोकल लेंथ जो कि पॉजिटिव होता है वो हो जाएगा यहाँ पे 80 mm के बराबर। ये लिख लिया इंफॉर्मेशन पहले गिवन लाइन से। वेयर विल द फाइनल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी बी, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। तो ये भी जानते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट से, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी तो इमेज एट फोकस, यानी किसके लिए बात की हम लोग, फॉर कॉनकेव के लिए अभी बात कर रहे हैं। कॉनकेव मिरर के लिए जो इमेज बनेगा फोकस पे, यानी कि जो इमेज का डिस्टेंस होगा वो -120 mm के बराबर। -120 का मतलब जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है उसी डायरेक्शन में इसको मिलेगा आपको यहाँ पे। अगर इस डायरेक्शन में आपको मिला तो इट मीन्स इसकी इमेज कहीं यहाँ पे फॉर्म होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच सेपरेशन आपको दे रखा है 30 mm। ये सेपरेशन है 30 mm के बराबर दोनों मिरर के बीच में। इमेज कहीं यहाँ फॉर्म होगा तो ये इमेज देखो एज ए यहाँ पे यही बना हुआ इमेज इसके लिए बिहेव करेगा एज ए ऑब्जेक्ट फॉर कॉन्वेक्स मिरर के लिए। अगर इस इमेज की डिस्टेंस देखें तो इस वाले मिरर से है 120, ये दे रखा है 30, तो ये रेस्ट डिस्टेंस कितना दिखेगा आपको, दैट इज 90 mm के बराबर। इट मीन्स दिस फॉर्म इमेज, यानी कि इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर बिहेव एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द कॉन्वेक्स मिरर इन दिस सिचुएशन। जैसे ये हुआ तो फॉर कॉन्वेक्स मिरर, अब देखिए हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के लिए बात करें, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्जिंग नेचर है, डाइवर्जिंग नेचर कॉन्वेक्स मिरर के पास होता है। लाइट रे टकराने के बाद यहाँ पे आईपीस है जो देखने को मिल रहा है, तो फॉर कॉन्वेक्स मिरर बताइए कॉन्वेक्स मिरर के लिए U2 क्या लिखेंगे। F2 तो हम लोगों को पता है, F2 का वैल्यू दे रखा है प्लस का 80 mm के बराबर, लेकिन यहाँ पे U2 क्या हो जाएगा, यानी कि इसके लिए ऑब्जेक्ट तो यही बना हुआ इमेज एज ए ऑब्जेक्ट। लेकिन इसके लिए बात करें तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, किसके लिए बात कर रहे हैं हम लोग, ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए। और सारी डिस्टेंस को मेजर कहाँ से करते हैं, हमेशा पोल से, पोल से मेजर करते हैं। जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट लाइट हो उसी डायरेक्शन में डिस्टेंस को पॉजिटिव लेते हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस को नेगेटिव लेते हैं। तो इस बार इसके लिए जो डिस्टेंस उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में लाइट आता हुआ इसके ऊपर इंसिडेंट हो रहा है, इसलिए U2 का वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे पॉजिटिव में, जो कि है 90 mm के बराबर। फिर यहाँ पे मिरर फार्मूला यूज किए 1/V2 प्लस 1/U2 इज इक्वल टू 1/F2, तो 1/V2 इज इक्वल टू 1/F2 माइनस 1/U2 दैट इज 1/, ये वैल्यू आपको दे रखा है 80 माइनस ये वैल्यू आपके पास आया 90। यहाँ पे 80 यहाँ पे 90 mm दोनों दे रखा है, तो mm की वैल्यूज यहाँ पे पुट किए। पुट करने के बाद में इसको सॉल्व किए तो V2 का वैल्यू आ गया आपके पास यहाँ से, V2 विल बी इक्वल टू 720 mm के बराबर या फिर 72 सेंटीमीटर के बराबर। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट question number 15. In a YDAC, two slits are made 0.6 mm apart and the screen is placed 1 mm. It means YDAC के लिए in case of YDAC small d दे रखा है आपको 0.6 mm, कैपिटल D दे रखा है आपको 1 मीटर। Should be width of the each slit be obtained 12 maxima of the double slit, यानी n का वैल्यू भी आपको यहाँ पे 12 दे दिया गया। विद इन द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ द सिंगल स्लिट पैटर्न, देखिए सिंगल स्लिट पैटर्न की बात किया तो सिंगल स्लिट इट मीन्स हम लोग कहाँ चले गए, डिफ्रैक्शन के पास। और डिफ्रैक्शन के केस में जो विद ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा होता है वो किसके बराबर होता है, 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा इंटू डी डिवाइडेड बाई स्मॉल ए के बराबर। इन केस ऑफ डिफ्रैक्शन यही बोल दिया किसके बराबर है, 12 टाइम्स ऑफ लैम्डा डी डिवाइडेड बाई डी। इन केस ऑफ YDAC के बराबर ऐसा क्वेश्चन बोला, दोनों को इक्वेट कर दिए। यहाँ पे YDAC में स्मॉल डी मान रहे हैं और जबकि सिंगल में मान रहे हैं हम लोग डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इज स्मॉल ए। लैम्डा डी कट हो गया तो ए का यहाँ 2 से 6 कट हो गया। तो आपसे पूछा गया यहाँ पे कि ए का वैल्यू क्या होगा, तो ए विल बी इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया d/6। डी का वैल्यू दे रखा है 0.6 डिवाइडेड बाई 6 विल बी इक्वल टू 0.1 mm के बराबर। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 3। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। If the screw on a screw gauge is given 8 rotations, it moves by 4 mm on the main scale. If there are 40 divisions on the circular scale, the least count of the screw gauge. पहले स्क्रू गेज के लीस्ट काउंट की बात करें तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज विल बी इक्वल टू, ये कहलाता है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। पिच का मीनिंग क्या है? अगर स्क्रू गेज का कॉन्सेप्ट आपको याद हो तो मान लेते हैं ये स्क्रू गेज है, ये इसका रैशेट होता है जिसके अबाउट हम लोग इसको रोटेट करते हैं। यहाँ पे मिलता है आपको मेन स्केल और यहाँ पे होता है सर्कुलर स्केल, अगर याद हो तो। यहीं पे स्टड्स के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग को प्लेस करना है, तो यहाँ पे क्या करें, नंबर ऑफ रोटेशन रैशेट को घुमाए एक बार या दो बार, जिसकी वजह से देखिए मेन स्केल का आइदर फॉरवर्ड आइदर बैकवर्ड मोशन होना विद द हेल्प ऑफ रोटेशन, यही फॉर्म करता है पिच। इसी पिच को अलग से लिख सकते हैं, पिच विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, will be equal to distance traveled in main scale। ऐसा करने में कितना रोटेशन हुआ, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ रोटेशन। ये प्रोवाइड करेगा आपको यहाँ पे पिच। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दैट इज 4 mm, तो यहाँ पे 4 mm लिखे। लेकिन ऐसा करने में रोटेशन कितना इन्वॉल्व हुआ, यहाँ पे दे रखा 8 रोटेशन, तो ऐसा करने में 8 रोटेशन, तो ये वैल्यू आ गया 1/2 mm के बराबर। तो यहाँ पुट कर दिए, ये हो गया 1/2 mm और नंबर ऑफ ये दे रखा है 40, तो यहाँ पे ऐसा लिखे तो ये आ गया 1/80 mm के बराबर। इसको और सॉल्व किए तो ये वैल्यू आ गया 0.0125 mm के बराबर। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, मैचिंग कॉलम, यंग्स मॉडुलस। देखिए जानते हैं यंग्स मॉडुलस y इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, दैट इज डेल्टा L बाई एल। यहाँ पे देखें तो डेल्टा L बाई एल यूनिट लेस डायमेंशन लेस, बचा क्या आपके पास फोर्स अपॉन एरिया। तो यंग्स मॉडुलस के लिए फोर्स हो जाएगा MLT माइनस 2 डिवाइडेड बाई एरिया L स्क्वायर, तो आ गया ML इनवर्स T माइनस 2, ये दिखा यंग्स मॉडुलस जो कि प्रेशर के बराबर हो गया। तो ML इनवर्स T माइनस 2 यानी A का हो गया आपके पास सेकेंड, तो A का सेकेंड यहाँ पे है, यहाँ पे तो ये दोनों गलत हो गए। आगे बढ़ते टॉर्क, टॉर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो यहाँ से आ जाएगा ये ML स्क्वायर T माइनस 2, क्योंकि फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। तो टॉर्क का दिखा ML स्क्वायर T माइनस 2, तो B का हो गया आपके पास 4, B का हो गया 4, तो एक ही दिख रहा है, तो डायरेक्ट आप टिक कर सकते थे ऑप्शन 4। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो नीटा इज इक्वल टू, अभी जानते हैं इसका यूनिट क्या होता है, पास्कल इंटू सेकेंड। पास्कल इंटू सेकेंड है तो पास्कल के लिखेंगे ML इनवर्स T माइनस 2 इंटू सेकेंड है तो T के बराबर, तो ये आ जाएगा ML इनवर्स T माइनस 1 के बराबर। ये हो गया नीटा, तो ये हो गया C का हो गया फर्स्ट, तो C का हो गया फर्स्ट। बाकी रेस्ट जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो दिखेगा आपको, हो गया यहाँ पे 3, तो D का हो गया 3, तो ऑप्शन आया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, A force acts for 30 seconds on a body of mass 30 kg starting from rest। पहले सिचुएशन बना लेते हैं। एक कोई बॉडी है जिसके ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है इनिशियली t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 30 सेकेंड के बीच में, और फिर क्या बोला गया, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो रेस्ट पे इसको वहाँ पे लिख लिए F, इसका वैल्यू दे रखा है आपको 30 kg मास दे रखा है। आफ्टर विच द फोर्स सीजेस एंड देन बॉडी, यानी सीजेस मतलब अब यहाँ से फोर्स को रिमूव कर दिया, फिनिश हो गया। कब, t बराबर यहाँ पे दे रखा है 30 सेकेंड, तो यहाँ t बराबर 30 सेकेंड तक ऐसा होता रहा। उसके बाद में ये चलना शुरू कर दिया कांस्टेंट स्पीड से, बिकॉज फोर्स का वैल्यू 0 तो एक्सेलरेशन हो गया 0। तब उस केस में बॉडी चलते हुए उसने यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस कवर किया वो दे रखा है 150 मीटर। देखिए अगर इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आप डायग्राम बनाकर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो काफ़ी इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये दे रखा है आपको नेक्स्ट 15 सेकंड, तो t का वैल्यू दे रखा है 15 सेकंड में। तो क्या यहाँ से पहले s बराबर v इंटू टी लिख सकते हैं, चूंकि यूनिफॉर्म हो गया, एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 हो गया, डिस्टेंस है 150, स्पीड आपको पता नहीं लेकिन टाइम दे रखा है 15, तो v आ गया आपके पास यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड।
अगर 10 मीटर पर सेकंड है तो इस केस में इस वाले को अगर यहाँ पे नाम दे दें ए और बी और ये सी, तो ये हम लोग यूज किए फॉर बी टू सी के लिए। अब यूज कर लेते हैं फॉर ए टू बी, सिचुएशन ए टू बी के लिए क्या v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लिख सकते हैं। एक्सेलेरेशन पता करना है, v का वैल्यू तो मिल गया दैट इज 10, u 0 है, एक्सेलेरेशन पता नहीं, लेकिन ऐसा करने में समय कितना लग रहा है तो 30 सेकंड, क्योंकि ये वैल्यू आपको दे रखा है 30। तो a का वैल्यू यहाँ से एक्सेलेरेशन आ गया 1/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब फोर्स लग रहा था तब बॉडी के पास में इतना एक्सेलेरेशन था, तो फोर्स पूछा गया तो F बराबर ma, मास है 30, एक्सेलेरेशन आ गया 1/3, तो दैट इज विल बी इक्वल टू 10 न्यूटन। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। The trajectory of a projectile projected from the ground is given by y is equal to x minus x square by 40, where x and y are measured in meter. The maximum height attained by the projectile will be। देखिए कुछ ऐसा बोला गया कि एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं और ये इक्वेशन दे रखा है आपको ट्रेजेक्टरी यानी x और y के बीच में। मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है कि मैक्सिमम हाइट की वैल्यू क्या होगा, तो इतना जानते हैं मैक्सिमम हाइट पे चूंकि y इज अ फंक्शन ऑफ x है, y इज अ फंक्शन ऑफ x है, तो इसका स्लोप का जो वैल्यू होता है वो लिखते हैं हम लोग dy/dx, और एट एक्सट्रीम पोर्शन पे स्लोप यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 0। यानी h मैक्स पे डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करें dy/dx जो कि स्लोप बताएगा इस कर्व का, और मैक्सिमम हाइट पे इसी की वैल्यू हो जाएगा 0, इसको भी 0 पुट कर ले रहे हैं, 2x डिवाइडेड बाई 40 विल बी इक्वल टू 0। 0 कहाँ पे पुट किए, एट मैक्सिमम हाइट के लिए, तो यहाँ से 1 इज इक्वल टू ये वैल्यू आ गया x/20, तो x का वैल्यू आ गया आपके पास 20। जैसे ही x वेरिएबल 20 मिला तब इसको इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो y का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा यही तो आपको h मैक्स बता देगा इन्फॉर्मेशन, क्योंकि यही y होगा x मैक्स। तो वैल्यू पुट किए 20 माइनस 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 40, तो ये इससे कट हो गया तो 20 माइनस 10, बिकॉज ये इससे कट हुआ तो 2 ये 10, ये वैल्यू आ गया आपके पास 10 मीटर। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे सेकंड। Next, question number 20. A bag is gently dropped on a conveyor belt moving at a speed of 6 meter per second. The coefficient of friction between the conveyor belt and a bag is 0.3. Initially, the bag slips on the belt before it stops due to friction. The distance traveled by the bag on the belt during slipping motion will be। यानी ये कुछ स्टॉपिंग डिस्टेंस की बात किया। देखिए फर्स्ट केस में अगर ये चलना शुरू कर रहा है यू से, फाइनली ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे आके स्टॉप हो गया, स्टॉप होने तक ये कितना डिस्टेंस चला यही आपसे पूछा गया। जबकि यहाँ पे रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन एक्ट होगा अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा अगर इसका मास यहाँ पे m दे रखा है तो यही फ्रिक्शन फोर्स चूंकि रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगा, तो F बराबर m है, ये होता है म्यू n बराबर यहाँ पे लिखेंगे mg बराबर a, तो a बराबर आ गया आपके पास म्यू जी। इतना रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगा ये फ्रिक्शन, तभी यहाँ पे जाके रुक गया। तो रुकते हुए कितना डिस्टेंस चला, तो लिख सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये हो गया 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, ये रिटार्डेशन था 2a इंटू एस, तो s का वैल्यू डायरेक्ट आप ये फार्मूला भी अगर आपको याद होगा तो डायरेक्ट आप फार्मूला भी पुट करके सॉल्व कर सकते थे। u का वैल्यू आपको मिल गया यहाँ पे 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2, म्यू दे रखा है क्वेश्चन में आपको 0.3 इंटू जी का वैल्यू 10, तो एक 6 से 6 कट हुआ तो बचा क्या 6 मीटर, तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। If the radius of curvature of a path of two particles of same mass are in the ratio 4:9, then in order to have constant centripetal force, their velocities will be in the form of ratio। देखिए अगर ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो सेंटर के ऊपर लगने वाला, जिसके लिए स्पीड को v लिखे, तो f का वैल्यू अगर पार्टिकल का मास m है तो विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई r, और ये बोल दिया ये फोर्स कैसा है कांस्टेंट, तो v स्क्वायर प्रोपोर्शनल दिखा आपको r, तो यानी इसके यहाँ से रिजल्ट आ गया v1 बाई v2 विल बी इक्वल टू अंडर रूट r1 बाई r2, और रेडियस यहाँ पे दे रखा है, रेडियस का देखिए टू पार्टिकल्स का रेडियस दे रखा है आपको 4:9, तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 4:9, दैट इज विल बी इक्वल टू 2:3, तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट
Question number 22. A body of mass 4 kg travels on a straight line path with velocity v is equal to 4x square plus 9 meter per second. If net work done by the force during its displacement from x is equal to 0 to x 3 meter is. देखिए यहाँ पे वर्क डन की बात किया गया, वेलोसिटी भी यहाँ पे x डिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो अगेन वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करें तो वर्क डन बराबर क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चाहिए कि हम लोग को स्पीड, और स्पीड यहाँ पे x के ऊपर डिपेंड करा, तो एक बार x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 3 पुट करके स्पीड पता कर लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे सिंस v इज इक्वल टू दे रखा है 4x स्क्वायर प्लस 9, तो v1 का वैल्यू पता कर रहे हैं स्पीड का, जब x बराबर 0 हो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो ये आ गया 9 मीटर पर सेकेंड। v2 का वैल्यू पता कर रहे हैं कब, जब x की वैल्यू दे रखा आपको 3, तो यहाँ पे 4 लिखे इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 9, तो ये वैल्यू सॉल्व कर लिए, तो ये वैल्यू कितना आ गया 4 इंटू 9 प्लस 9 कितना आ गया भाई, ये 36 प्लस 9, तो ये आ गया 45 मीटर पर सेकंड, ये v2 मिल गया आपको। तो देखिए फ्रॉम KWT, तो फ्रॉम KWT वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी K फाइनल माइनस K इनिशियल, तो हाफ ऑफ m दैट इज v2 स्क्वायर माइनस ऑफ v1 स्क्वायर, तो हाफ लिखे, मास दे रखा है क्वेश्चन में 4 kg, तो 4 लिखे, v2 का वैल्यू पता कर लिए दैट इज 45 इंटू 45 या 45 का स्क्वायर, देखिए इसको रीअरेंज कर ले रहे हैं, 45 का स्क्वायर माइनस ये दे रखा आपको 9 का स्क्वायर, ऐसे लिख लिए क्या, इसको 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, इजीली आपको दिखेगा यहाँ से, तो 45 माइनस 9 हो गया, तो ये वैल्यू आ गया आपके पास 2, ये वैल्यू आपको कितना दिखेगा भाई 54 इंटू ये वैल्यू कितना आपके पास आ जाएगा दैट इज 36 ना, 36 और ये आ जाएगा आपके पास 54। सॉल्व किए तो इसका वैल्यू अब यहाँ से दिखेगा 3888 जूल के बराबर, तो ऑप्शन आपके पास आ गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, statement based. Two particles move in the same direction do not lose all their energy in a completely inelastic collision. कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन की बात किया तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0, यानी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल हो गया वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के। यानी हुआ क्या, यहाँ पे अगर एक बॉडी m1 यहाँ जा रहा है u1 से, दूसरा बॉडी m2 ये जा रहा है सेम डायरेक्शन स्पीड u2 से, जहाँ पे u1 u2 से बड़ा, दोनों के बीच में कोलिजन हुआ। कोलिजन होने के बाद में अब दोनों चलना शुरू कर दिए कॉमन स्पीड से। इट मीन्स जब कोलिजन होगा तो यहाँ पे एनर्जी का लॉस होगा, एनर्जी का लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ डिफॉर्मेशन, देखो इसका शेप बदलेगा, या फिर साउंड के फॉर्म में, या फिर यहाँ पे हीट के फॉर्म में, कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी का लॉस होगा, क्योंकि आपके पास ये कॉमन वेलोसिटी जो है जिसको वी सेंटर ऑफ मास बोल रहे हैं m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 ये बचा रह जाएगा। वैसे भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ वैलिड होगा, तो p इनिशियल बराबर p फाइनल, तो मोमेंटम को कंजर्व कराने के लिए फाइनल में वेलोसिटी कुछ ना कुछ बचा रहना चाहिए। इट मीन्स टोटल काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, क्योंकि ये वैल्यूज बचा रह जाएगा। हाँ, एक चीज जरूर पॉसिबल है, अगर ये डायरेक्शन अपोजिट कर दिया जाए, सपोज मान लेते हैं आपके पास ये 2 kg ब्लॉक है, 4 मीटर पर सेकंड से इसको अप्रोच कर रहा है, और यहाँ पे ये आपके पास 4 kg ब्लॉक है, ये अपोजिट डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड से अप्रोच कर रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ p इनिशियल की बात करें तो क्या आ जाएगा 0, तो फाइनल भी क्या होना चाहिए यहाँ पे 0, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाने के लिए। तब उस केस में आप यहाँ पे देखेंगे कॉमन वेलोसिटी का जो वैल्यू होगा m1 v1 माइनस m2 v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 विल बी इक्वल टू 0। तब इस केस में बोल सकते हैं कि एनर्जी का टोटल लॉस हो गया, कब, जब दो बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें। इट मींस इस केस में डायरेक्शन ऑफ मोशन एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है ये पता करने के लिए कि कोलिजन में लॉस हो रहा है या नहीं, है ना। जैसे इस केस में अगर ये बोलता कि अपोजिट डायरेक्शन में, तब ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाता, करेक्ट हो जाता। लेकिन अभी क्या बोला गया यहाँ पे कि डू नॉट लूज ऑल देयर, तो ये भी अभी करेक्ट है क्योंकि पूरी एनर्जी को लॉस नहीं करता, अपोजिट डायरेक्शन पूरी एनर्जी को लॉस करेगा, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 की बात करें, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल काइंड्स ऑफ, ये भी करेक्ट है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे सेकेंड। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 24. A thin disk of mass m and radius r has mass per unit area sigma r is equal to kr, where r is the distance from its center. Its moment of inertia about an axis going through its center of mass and perpendicular to its plane. देखिए चूंकि यहाँ पे इसका जो ये सरफेस मास डेंसिटी है वो वेरी कर रहा है, तो मान लेते अगर आपके पास ये डिस्क है जिसका सरफेस मास डेंसिटी, इसका रेडियस मान लेते कैपिटल आर है, तो यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करेंगे, उस एलिमेंटल पार्ट का पहले हम लोग पता करेंगे। यहाँ पे मास क्या होगा, जबकि इसका रेडियस आर है, इसका थिकनेस डी आर है, इसका मास मान लेते डी एम। तो डी एम को लिखना जानते हैं हम लोग, डी एम बराबर क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटू डी ए, और डी ए जानते हैं लिखना सिग्मा इंटू डी ए क्या हो जाएगा 2 पाई आर। इस एलिमेंट की बात करें तो रिंग मिलेगा आपको यहाँ पे, एलिमेंटल रिंग, ये आप जानते होंगे। ये देखिए ऐसा एलिमेंटल रिंग जिसका रेडियस स्मॉल और थिकनेस डी आर और इसका मास है डी एम। ये एलिमेंटल रिंग वही लिख रहे हैं 2 पाई आर इंटू डी आर, 2 पाई आर इसका पेरीमीटर इंटू डी आर इसका थिकनेस। तो यहाँ से आपको मिल गया क्या, डी एम। तो डी एम यानी टोटल मास क्या हो जाएगा इसका पता करने के लिए, तो क्या करना होगा भाई, इसको इंटीग्रेट। तो पहले यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं सिग्मा का, जो कि दे रखा है के इंटू आर, तो k इंटू आर इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर। तो नेट मास पता करने के लिए इसको करेंगे इंटीग्रेट, तो 2 पाई k हो गया कांस्टेंट, तो ब्रैकेट में दिखा आपको आर स्क्वायर डी आर, कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से कैपिटल आर तक, क्योंकि कैपिटल इसका रेडियस दे रखा है क्वेश्चन में। तो कैपिटल M विल बी इक्वल टू आ गया 2 पाई k इंटू ये दिखेगा आपको आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि लिमिट है आपके पास 0 से आर। तो जब 0 से आर होता है तो इंटीग्रेट करना वेरी इजी, क्योंकि इस वैल्यू को नहीं, हम लोग सिर्फ इस वैल्यू को पुट करेंगे, आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन आर क्यूब बाई 3, लिमिट पुट कर दिए तो ये आ गया आर क्यूब बाई 3। तो देखिए यहाँ से के पता कर सकते हैं, क्योंकि पूरे ऑप्शन में कहीं पे के नहीं है एम के टर्म में, तो के अपने पास अननोन था, इसको पता कर लिए तो ये वैल्यू आ गया आपके पास 2 पाई आर क्यूब। इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं इसको। अब पूछा गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इन एक्सिस क्या हो जाएगा, तो जानते हैं हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिख सकते हैं डी आई, चूंकि वेरिएबल है, विल बी इक्वल टू डी एम इंटू आर स्क्वायर के बराबर। तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इंटीग्रेट करेंगे डी एम का वैल्यू, फिर अभी देखो यहाँ लिखा गया तो सिग्मा, सिग्मा को लिख सकते हैं के इंटू आर इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर इंटू आर स्क्वायर, लिमिट है 0 से आर के बीच में। तो आई का वैल्यू 2 पाई के फिर से बाहर लिखे, इंटीग्रेट किए 0 से लेके आर के बीच में, और ये देखिए आर एक यहाँ, आर एक यहाँ और आर स्क्वायर यहाँ से, तो आर की पावर 4 इंटू डी आर दिखेगा, जिसको फिर से सॉल्व किए तो आई विल बी इक्वल टू 2 पाई, के का वैल्यू भी यही पुट कर देते हैं 3m डिवाइडेड बाई 2 पाई आर क्यूब, और इसका इंटीग्रेशन दिखेगा आपको आर की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5। देखो आर क्यूब से कट हो गया, आर स्क्वायर बचा, 2 पाई से 2 पाई कट हो गया, तो आई का वैल्यू आपके पास आ गया 3/5 m इंटू आर स्क्वायर। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25. A bob of mass m attached to an extensible string of length L is suspended from a vertical support. The bob rotates in a horizontal circle with the angular speed omega. Remember horizontal circle बोला गया, इसका भी कुछ यूज करेंगे हम लोग। With an angular speed omega radian per second about the vertical, about the point of suspension, तो angular momentum क्या होगा। देखिए कुछ सिचुएशन ऐसा बोला गया, ये एक हिंज सपोर्ट है, इस पे यहाँ पे एक अटैच किया गया जो एक वर्टिकल सर्कल में ऐसे मूव कर रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि जब भी पार्टिकल किसी सर्कुलर मोशन, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ हॉरिजॉन्टल सर्कल में रोटेट करता है, सपोज मान लेते हैं कुछ ऐसा, तो इसका वेलोसिटी जो होगा वो बदलता हुआ मिलेगा, और कैसा होगा, हमेशा टेंजेंशियल। इसका डायरेक्शन जो होगा वो ऑलवेज टेंजेंशियल होगा, यानी इसका डायरेक्शन ऑलवेज टेंजेंशियल होगा। स्पीड तो कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन वेलोसिटी इसका बदलता हुआ होगा। सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, तो सबसे पहले चाहिए कि हम लोगों को आर, और यहाँ पे जो स्पीड होगा वो कैसा होगा, टेंजेंशियल। और ये टेंजेंशियल का मतलब 3D स्ट्रक्चर में समझने के लिए ये वेलोसिटी कैसा दिखा रहा है, डॉट मतलब आता हुआ, ताकि आप यहाँ पे समझ सके कि इसको कैसे मेंशन करना है। बिकॉज हम लोग को लिखना क्या है, एल, और एल जानते हैं ये होता क्या है, आर क्रॉस पी, यानी कि ये मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, जिसको आर क्रॉस एम इंटू वी, यानी कि राइट हैंड थंब रूल से आर क्रॉस एम वी लिखेंगे तब डायरेक्शन मिलेगा। तो पहले डायरेक्शन पता कर लेते हैं। तो देखिएगा कैसे लिखेंगे, राइट हैंड लिए, आर चाहिए इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से, तो ऐसे लिए। ये वेलोसिटी कैसा है, टेंजेंशियल है। अगर ये सर्कल जैसा भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, तो ये वेलोसिटी आपकी तरफ आता हुआ है। तो देखिए कुछ ऐसा किया, आर क्रॉस
आपकी तरफ आता हुआ टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्रॉस, तो थंब इधर गया। और दोनों ये यहाँ पे जानते हैं, अगर डायरेक्शन की बात करें तो L परपेंडिकुलर टू R होगा एंड परपेंडिकुलर टू V होगा। इन दोनों के परपेंडिकुलर के लिए आपके पास डायरेक्शन देखो ऐसा दिखा, यहाँ पे कुछ L इधर आता हुआ। सिमिलरली जब यहाँ पे बात करेंगे तो ये वेलोसिटी अगेन टेंजेंशियल है, लेकिन इस बार वेलोसिटी कैसा है, आपके लिए जाता हुआ यहाँ पे इनटू द प्लेन है, फिर इसको मिला है, यानी वेलोसिटी कुछ ऐसा है। तो R अभी ऐसा किए थे, अब देखो ऐसा कर रहे हैं, ये है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, तो R हो गया, वेलोसिटी इधर जाता हुआ, तो थंब ऐसा, इस बार थंब इधर जा रहा है। ये थंब कुछ ऐसा होगा कि जिसका डायरेक्शन इन दोनों के ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो ये L ऐसा मिला। तो यहाँ पे L मिला ड्यू टू क्रॉस की वजह से, ये L मिला ड्यू टू डॉट की वजह से। देखो डायरेक्शन यहाँ पे बदल रहा है, डायरेक्शन बदल रहा है, जबकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड, चूंकि स्पीड की बात करेंगे, जब आप यहाँ पे मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखेंगे L इक्वल टू mv/r, तो ये स्पीड रिमेन सेम, पोजीशन का यहाँ पे जैसे से देखेंगे रिमेन सेम, तो प्रोडक्ट यहाँ पे कांस्टेंट होगा। तो मैग्नीट्यूड तो यहाँ सेम मिलेगा, लेकिन डायरेक्शन इसका बदलता हुआ मिलेगा। तो एंगुलर मोमेंटम चेंजेस इन मैग्नीट्यूड बट इन डायरेक्शन, ये रॉन्ग हो गया। एंगुलर मोमेंटम चेंज इन बोथ इन डायरेक्शन मैग्नीट्यूड, गलत हो गया। एंगुलर मोमेंटम चेंजेस इन डायरेक्शन बट नॉट इन मैग्नीट्यूड, तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। ए बॉडी रोटेटिंग विद एन एंगुलर स्पीड ऑफ 900 रिवोल्यूशन पर मिनट। देखिए यहाँ पे पहले चेंज कर लेते हैं इसको, 900 रिवोल्यूशन पर मिनट आरपीएम बोला गया, इसको रेडियन पर सेकंड में लिखना है। तो रेडियन के लिए 2 पाई, सेकंड लाने के लिए मिनट है तो 60 से, तो यहाँ पे ये वैल्यू को सॉल्व किए तो ये इससे कट हो गया, तो ये आ गया आपके पास 30 पाई रेडियन पर सेकंड। पहला ये इंफॉर्मेशन दिखा फर्स्ट लाइन से। आगे बढ़े, इज यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड टू 2700 आरपीएम, यानी ओमेगा 2 का जो वैल्यू है वो है 2700 आरपीएम। फिर अगेन उसको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिए, तो ये देखिए 0 से 0 कट हो गया, ये हो गया, तो ये आ गया आपके पास 90 पाई रेडियन पर सेकंड। 2 से 3, 3 से 9 आ जाएगा, तो 90 पाई दिखा आपको, ये ओमेगा 2 आ गया। पूछा क्या है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड, तो पहले एक्सीलरेटर पता कर लेते क्योंकि आपको समय दे रखा है। तो जानते हैं ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, यूनिफॉर्म है इसलिए ऐसा फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये तभी वैलिड होगा जब यहाँ पे एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म हो। इसकी वैल्यू पुट किए तो ये आ गया 90 पाई इज इक्वल टू 30 पाई प्लस अल्फा इंटू 10 के बराबर। तो ये कितना दिखा आपको, 60 पाई इज इक्वल टू 10 इंटू अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू आ गया 6 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, तो ये आ गया आपके पास अल्फा। द नंबर ऑफ रोटेशन मेड इन दिस प्रोसेस पूछा गया है, तो अगेन यूज कर सकते हैं क्या हम लोग, थर्ड इक्वेशन ओमेगा 2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा, वेयर थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट किए, ये आ गया आपके पास 90 पाई का स्क्वायर माइनस ये हो गया 30 पाई का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 इंटू 6 इंटू थीटा। क्या इसको लिख सकते हैं हम लोग, 90 प्लस 30 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले कॉन्सेप्ट से 90 माइनस 30 इंटू पाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ सॉरी 6 पाई था, 12 इंटू पाई इंटू थीटा लिख लिए। एक पाई से पाई कट हो गया, ये कितना आ गया भाई 120 इंटू ये कितना दिखा आपको 60 इंटू यहाँ पे क्या बचा रह गया पाई इज इक्वल टू ये आ गया 12 इंटू थीटा। तो 12 से ये भी कट हो गया, तो ये थीटा इज इक्वल टू आया आपके पास 600 पाई के बराबर, है ना। 12 से ये कट हो गया तो 10, तो 600 पाई के बराबर। थीटा होता क्या है 2n पाई, जहाँ पे n क्या है नंबर ऑफ रोटेशन, तो n विल बी इक्वल टू आ गया 300, तो यही पूछा गया, तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 3। नेक्स्ट Question number 27. Assertion is reason based. The radius vector from the sun to a planet sweeps out equal areas in equal intervals of time and thus aerial velocity of planet is constant. ये बात सही है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एरियल वेलोसिटी को, दो फोकस होता है तो किसी एक को कंसीडर करते हुए किसी इंस्टेंट पर अगर यहाँ पे प्लैनेट इस रीजन में है स्पीड v1 से, या प्लैनेट इन दो रीजन में है, तो ये वाला एरिया और इस वाले एरिया की बात करें तो एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होता है इन द गिवन टाइम में, तो दैट इज L डिवाइडेड बाई 2m के बराबर। तो फर्स्ट यहाँ पे असर्शन तो करेक्ट हुआ। फॉर अ सेंट्रल फोर्स फील्ड द एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। अगर एंगुलर मोमेंटम के टर्म में बात करें
तो देखिए यहाँ पे किसी इंस्टेंट पे मान लेते हैं यहाँ पे प्लैनेट है जिसका स्पीड v है, सेंटर के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन r, इन दोनों बीच में बनने वाला एंगल थीटा, तो L विल बी इक्वल टू m इंटू वी आर इंटू साइन थीटा का जो प्रोडक्ट होगा वो हर केस में क्या मिलेगा, कांस्टेंट। तो ये भी करेक्ट हो, तभी ये एरियल एक्सपेंशन यहाँ पे जब एरिया की बात करें तो एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट हो पाता है ड्यू टू L की वजह से। तो असर्शन रीजन बोथ करेक्ट है और रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, choose the incorrect statement from the following. For a planet revolving around the sun in an elliptical orbit, the total energy of the planet remains constant. ये करेक्ट हुआ, फर्स्ट तो करेक्ट दिख रहा है अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट। व्हेन अ बॉडी फॉल्स टुवर्ड्स अर्थ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अर्थ टुवर्ड्स द बॉडी इज नेग्लिजिबल। अगर हम लोग यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ के रिस्पेक्ट में बात करें तो जितना बॉडी फॉलिंग बॉडी के ऊपर अर्थ फोर्स लगाएगा उतना ही फॉलिंग बॉडी अर्थ के ऊपर फोर्स लगाएगा, जितना अर्थ उस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाए एक्शन रिएक्शन पेयर की वजह से। लेकिन अगर यहाँ बात करें तो किसी बॉडी के रिस्पेक्ट में जो अर्थ का मास है वो वेरी लार्ज है, 6 इंटू 10⁴ kg के बराबर, यानी एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ की अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द अर्थ। तो ये वैल्यू तो वेरी स्मॉल होगा, वेरी स्मॉल होगा, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अर्थ टुवर्ड्स द बॉडी वो नेग्लिजिबल होगा, तो ये भी करेक्ट दिख रहा है। द लीनियर स्पीड ऑफ अ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन रिमेन्स कांस्टेंट, तो ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं एंगुलर मोमेंटम यानी मास इंटू वेलोसिटी इंटू आर का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, ना कि स्पीड का। चूंकि शेप कैसा आपको दिख रहा है, एलिप्टिकल, यहाँ पे हर एक पॉइंट पे स्पीड यहाँ बदलता हुआ मिलेगा। इट इज नॉट यहाँ पे क्या नाम सर्कुलर मोशन, ताकि स्पीड कांस्टेंट हो पाए, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट। द स्पीड ऑफ सैटेलाइट गिवन सर्कुलर रिमेन्स ऑर्बिट, ये सही है क्योंकि यहाँ पे कहलाता है ऑर्बिटल स्पीड √gm डिवाइडेड बाई r के बराबर। नियर बाई अगर है तो इट मीन्स अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज 3। नेक्स्ट now next question number 29, two planets A and B having masses m1 and m2 are move around the sun in circular orbits of r1 and r2 रेडियाई रिस्पेक्टिवली। देखिए पहले यहाँ पे ये बोल दिया गया कि मान लेते हैं अगर यहाँ पे ये सर्कुलर ऑर्बिट में ऐसे मूव कर रहा है तो इट मीन्स इसके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी होगा, ये मास यहाँ पे vo जो कि जानते हैं √gm डिवाइडेड बाई स्मॉल r, जहाँ पे सेंटर से इसके बीच का सेपरेशन r है जिसका मास m है, ये ऐसा हम लोग जानते हैं। अगर ये बात यहाँ पे करेक्ट हो गया, इसको फिर से लिख ले रहे हैं, अगर यहाँ पे ये बात करेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग देखिए और सिचुएशन क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं। बोल रहा है इफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ A, यानी कि जो L2 है वो 2 टाइम ये 4 टाइम्स है L1 के है, क्या इसको लिख सकते हैं m2v2 इंटू r2 विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ m1v1 इंटू r1। देखिए यहाँ से कुछ रिजल्ट और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, m2 डिवाइडेड बाई 4m1 इंटू r2 डिवाइडेड बाई r1 विल बी इक्वल टू v1 डिवाइडेड बाई v2, क्योंकि यहाँ से लिख सकते हैं इस रिजल्ट में v1 बाई v2 विल बी इक्वल टू √r2 बाई r1, चूंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पे √r के, तो क्या इसी v1 बाई v2 जगह पे लिख सकते हैं √r2 बाई r1। रिवर्स यहाँ पे सॉल्व किए, क्या दिखा आपको, m2 डिवाइडेड बाई 4m1 विल बी इक्वल टू √r2 बाई r1 डिवाइडेड बाई r2 बाई r1। तो क्या इसको 1/√r2 बाई r1 लिख सकते हैं, रूट से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो क्या दिखा भाई, √r2 डिवाइडेड बाई r1 विल बी इक्वल टू 4m1 डिवाइडेड बाई m2 के बराबर। तो क्या यहाँ से r2 बाई r1 लिखें तो ये आ जाएगा 4m1 बाई m2 का होल स्क्वायर, ऐसा इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन से। पूछा कि आपसे टाइम पीरियड जानते हैं फ्रॉम कैपलर्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग टाइम पीरियड r³ के प्रोपोर्शनल, यानी कि t प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3/2। तो क्या यहाँ से लिख सकते हैं भाई t2 बाई t1 विल बी इक्वल टू r2 बाई r1 का पावर 3/2, और r2 बाई r1 आपको दे रखा है, r2 बाई r1 की जगह पे लिख सकते हैं 4m1 बाई m2 का होल स्क्वायर की पावर 3/2। और आप जानते हैं यहाँ पे साइन कैसा होता है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो 2 से 2 कट होकर क्या मिलेगा आपको, क्यूब। तो यानी कि t2 बाई t1 विल बी इक्वल टू 64, चूंकि क्यूब हो गया तो यहाँ पे 16 के बजाय अब कितना हो जाएगा 64, दैट इज
64 ऑफ m1 क्यूब डिवाइडेड बाई m2 क्यूब। लेकिन पूछा गया आपसे T1 बाई T2, तो इसको रिवर्स कर लेंगे, तो दैट इज T1 बाई T2 विल बी इक्वल टू 1/64 इंटू m2 डिवाइडेड बाई m1 का होल क्यूब। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 4। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30। A mercury drop of radius 10⁻² meter is broken into 216 equal size droplets. Surface tension of mercury is 0.5 Newton per meter. The gain in surface energy. यानी देखिए पहले क्या बोला गया कि इसको ब्रेक किए, यानी फर्स्ट यहाँ पे बिग वाला ड्रॉप था जिसको 216 स्मॉल ड्रॉप में ब्रेक किया एंड सो ऑन। मान लेते इसका रेडियस स्मॉल आर के बराबर है, तो फर्स्ट केस में वॉल्यूम क्या हो जाएगा यहाँ पे कांस्टेंट। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो बिग वाले का तो 4/3 पाई इंटू आर क्यूब, रेडियस कैपिटल आर है, ये 216। स्मॉलर वाले का वॉल्यूम चूंकि स्फेरिकल शेप है तो ऐसा लिख सकते हैं, तो आर क्यूब विल बी इक्वल टू 6 इंटू आर का होल क्यूब। तो आर बराबर आ गया यहाँ पे 6r, या फिर स्मॉल आर को लिख सकते हैं r/6 के, है ना। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया, क्या पूछा गया भाई, सरफेस गेन इन सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी गेन की बात किया, यही होता है वर्क डन। सरफेस एनर्जी विल बी इक्वल टू वर्क डन विल बी इक्वल टू, इसको डेल्टा ई से भी लिखते हैं, विल बी इक्वल टू टी इंटू डेल्टा चेंज इन सरफेस एरिया। सरफेस टेंशन टी है, सर ये चेंज इन एरिया, तो क्या लिखेंगे पहले फाइनल वाला, तो 216 पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर माइनस ये दे रखा है 4πr स्क्वायर, चूंकि ड्रॉप है सरफेस एरिया इसका हो जाएगा 4πr स्क्वायर। देखिए 4 पाई कॉमन तो बाहर लिख लिए, इंटू ये सरफेस टेंशन हो गया, ये 216 स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल R/6 लिखते हैं, कैपिटल R डिवाइडेड बाई 6 का होल स्क्वायर माइनस ये बचा आपके पास r स्क्वायर, ये हो गया 36, इसको डिवाइड किया तो 6 बचा, तो 4 पाई टी ये हो गया 6r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, तो ये आ गया 20 पाई का वैल्यू 3.14 इंटू सरफेस टेंशन का वैल्यू दे रखा है आपको 0.5 इंटू आर स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है आपको यहाँ पे 10⁻⁻², तो 10 to 10⁻⁻4 हो गया, स्क्वायर है तो -4 हो गया। 5 से इसको मल्टीप्लाई कर लिए, तो देखिए ये इससे कट हो गया, ये 10 हो गया, तो ये 3.14 इंटू 10⁻³ मिला आपको जूल के बराबर। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट, question number 31. A small rigid spherical ball of mass m is dropped in a long vertical tube containing glycerine. The velocity of the ball becomes constant after some time. If the density of glycerine is 1/3 of the density of the ball, then the viscous force acting on the ball will be considered g as acceleration due to gravity. देखिए सिचुएशन कुछ ये है कि एक बॉल को यहाँ पे ड्रॉप किया गया, तो इसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स होगा वो mg, दूसरा इसके ऊपर लगने वाला फोर्स मिलेगा बियॉन्सी फोर्स, और तीसरा इसके ऊपर और एक फोर्स होगा जो विस्कस फोर्स, जो इसके एक्सेलरेशन को डिक्रीज करा के टर्मिनल वेलोसिटी में कन्वर्ट करेगा। तो एट इक्विलिब्रियम में लिख सकते हैं आप यहाँ पे Fv प्लस Fb बियॉन्सी फोर्स मस्ट बी इक्वल टू mg के बराबर, तो विस्कस फोर्स विल बी इक्वल टू mg माइनस Fb के बराबर। मास बराबर होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, अगर इसका डेंसिटी v है वॉल्यूम v है इंटू g लिखे, माइनस बियॉन्सी फोर्स ओनली फोर्स ड्यू टू लिक्विड, यानी कि यहाँ पे जो लिखेंगे हम लोग लिक्विड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू वॉल्यूम इंटू जी, जो कि दे रखा है कितना 1/3। देखिए यहाँ पे बोला गया 1/3 ऑफ द डेंसिटी ऑफ द बॉल, तो इसका डेंसिटी ρ/3 इंटू वी इंटू जी के बराबर। तो ρVg ले लिए कॉमन, तो बचा क्या 1 - 1/3, जिसको लिख सकते हैं 2/3 इंटू रो इंटू वी इंटू जी। रो इंटू वी हो गया मास इंटू जी, तो विस्कस फोर्स आपके पास आ गया 2/3 टाइम्स ऑफ m इंटू जी के बराबर। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे सेकंड। नेक्स्ट,
Question number 32. A hydraulic automobile lift is designed to lift vehicles of mass 600 kg. The area of cross section of the cylinder carrying the load is 150 cm square. The maximum pressure of smaller piston would having a bear. देखो प्रेशर की बात किया तो होता क्या है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया. F बराबर क्या लिखेंगे भाई, mg डिवाइडेड बाय एरिया. तो मास यहाँ पे दे रखा है, मास है 6000 kg इंटू जी का वैल्यू 10 इंटू एरिया दे रखा है आपको 150 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो 10 टू द पावर -4 लिख लिए. -4 लिखे तो एक 0 से 0 कट हो गया, ये ऊपर गया तो 7 आ गया. या फिर इसको 4 इंटू 10 टू द पावर -6 पास्कल में भी लिख सकते हैं. तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे, सॉरी ये ऊपर जाएगा तो +6 में हो जाएगा. तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे फर्स्ट. नेक्स्ट. Question number 33. A hollow spherical shell of outer radius r floats just submerged under the water surface. The inner radius of the shell is smaller. The specific gravity of the shell material is 8 with respect to water. The value of small r is. देखिए कुछ ऐसा बोला गया कि आपके पास एक hollow spherical shell है जिसका रेडियस कैपिटल आर है. इसके इनसाइड एक कैविटी है जिसका रेडियस है स्मॉल आर. कैविटी है तो यहाँ पे कोई वाटर नहीं. वाटर जो मिलेगा आपको जब ये फ्लोट करेगा तो इस वाले पोर्शन में, तो आपको चाहिए इस वाले पोर्शन का वॉल्यूम लिखने के लिए. फॉर फ्लोटेशन जानते हैं, फॉर फ्लोटेशन जब नेट फोर्स ऑन एक्टिंग ऑन अ बॉडी वो हो जाए 0, तो बॉडी क्या करता है, फ्लोट, यानी कि B मस्ट बी इक्वल टू mg. ये फ्लोटेशन लिख रहे हैं हम लोग. बियॉन्सी फोर्स ओनली फोर्स, यानी कि बियॉन्सी फोर्स लिखेंगे यहाँ पे डेंसिटी ड्यू टू लिक्विड. तो यहाँ पे लिख ले रहे हैं डेंसिटी ड्यू टू लिक्विड इंटू यहाँ पे लिखे 4/3 पाई इंटू यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल R क्यूब होल वॉल्यूम. क्यों ऐसा, क्योंकि उसने कह दिया क्वेश्चन में कि जस्ट सबमर्ज्ड, यानी कंप्लीट ये यहाँ पे सबमर्ज्ड है इस वाले पोर्शन में, यहाँ पे ऐसे बोल रहा है ऐसा. ठीक है. अंडर द वाटर दे भी रखा है, इंटू जी लिखे इज इक्वल टू मास. अब लिखेंगे इसके लिए तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम चाहिए, तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड है ये इंटू वॉल्यूम. तो वॉल्यूम ये वाला पोर्शन में मिलेगा आपको. ये वाले पोर्शन का वॉल्यूम के लिए लिखेंगे क्या, 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब माइनस स्मॉल r क्यूब इंटू जी. यानी कि ये बिग वाले वॉल्यूम में स्मॉलर वॉल्यूम को माइनस करेंगे तो ये वाला रिजल्ट आपके पास आ जाएगा. तो देखिए यहाँ से 4/3 पाई जी कट हो गया. तो यहाँ से R क्यूब लिखे इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड. यही वैल्यू दे रखा है. यहाँ से R क्यूब कॉमन ले लिए तो 1 माइनस R/R का होल क्यूब बचा. ये वैल्यू 8 दे रखा, R क्यूब से R क्यूब कट हो गया तो ये हो गया 1/, ये वैल्यू हो गया 8 के बराबर. दिस इज द वैल्यू ऑफ 8. ये हो गया 1 माइनस R/R का होल क्यूब. ये वैल्यू हो जाएगा आपके पास 1/8 इक्वल टू 1 माइनस R/R का होल क्यूब. जिसको और क्या लिख सकते हैं, R/R का होल क्यूब विल बी इक्वल टू 7/8 इधर ट्रांसफर करने के बाद. तो यहाँ से लिख सकते हैं R/R जो होगा, सॉरी R बाई कैपिटल R, देखिए इधर लिख ले रहे हैं, R बाई कैपिटल R विल बी इक्वल टू 7/8 की पावर 1/3. क्या इसको 7 की पावर 1/3 और 2 का क्यूब लिख सकते हैं 8 को, तो 1/3. तो ये आ गया 7 की पावर 1/3 इंटू 2. जानते हैं अगर ये भी 8 होता तो 2 होता, लेकिन यहाँ पे 7 की पावर 1/3 है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 2 से कुछ कम होगा. तो 2 से कुछ कम होने का मतलब कितना होगा, तो मान लेते हैं ये वैल्यू आएगा 1.9 डिवाइडेड बाई 2. तो सॉल्व किए तो 0.95 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भी आप देख सकते थे. अगर ये वैल्यू ये भी 8 होता, ये भी यहाँ पे 8 था तो ये कट के 1 आ जाता. अब 1 से कम वैल्यू दिखेगा वो तो एक ही दिख रहा, तो आप डायरेक्ट यहाँ से टिक कर सकते थे. अदरवाइज आपने सॉल्व भी कर लिया. तो स्मॉल r का वैल्यू आ गया 0.95 इंटू कैपिटल R. तो ऑप्शन दिखा आपको सेकंड. नेक्स्ट. Question number 34. The velocity of upper layer of water in a river is 54 km per hour. Shearing stress between horizontal layers of water is 4 × 10⁻³ Newton per meter square. Depth of the river, अगर coefficient of viscosity दे रखा है तो जानते हैं अगर यहाँ पे यूज करें viscous formula with respect to viscosity will be equal to नीटा A इंटू डेल्टा V बाई डेल्टा L के बराबर. तो यही आपसे पूछा गया यहाँ से डेल्टा L क्या हो जाएगा, तो डेल्टा L will be equal to नीटा इंटू A इंटू डेल्टा V वेलोसिटी डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या आ गया आपके पास फोर्स.
फिर इसको और रीअरेंज कर लिए, डेल्टा वी डिवाइडेड बाई ये फोर्स अपॉन एरिया, ताकि आप इसको लिख सकें एज अ स्ट्रेस के टर्म में, जो कि दे रखा है क्वेश्चन में, दैट इज कॉल्ड द शेयरिंग स्ट्रेस। तो नीटा का वैल्यू दे रखा है 10⁻⁻² पास्कल इंटू सेकेंड, स्पीड दे रखा है आपको 54 किलोमीटर पर आवर, तो 5/18 लिखे, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किए, डिवाइडेड बाई ये फोर्स दे रखा है 4 × 10⁻³ वैल्यू दे रखा है आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यूज आपने यहाँ पे पुट कर दिया, ये वैल्यूज पुट करके यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। देखिए क्या लिख सकते हैं, ये कितना आ जाएगा आपके पास 15 10⁻³ तो ये हो गया 150 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज आ जाएगा ये 37.5 मीटर के बराबर। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question number 35. In a Young's double slit experiment, the slits are separated by 0.2 mm. देखिए क्वेश्चन में दे रखा है स्मॉल डी इक्वल टू 0.2 mm के बराबर, कैपिटल डी दे रखा है 1 मीटर, तो 1 मीटर लिख लिए, रिमेंबर ये mm है, 0.2 mm मिलीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन 6 ब्राइड फ्रिंजेस ऑन द बोथ साइड्स। देखिए ब्राइड फ्रिंज की बात करें तो y इक्वल टू जानते हैं n लैम्डा डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी, तो ये वैल्यू दे रखा है आपको 3.6 सेंटीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट कर लिए, इज इक्वल टू n की वैल्यू 6 है, ये लैम्डा लिखे, कैपिटल डी का वैल्यू 1 दे रखा है, स्मॉल डी का वैल्यू 0.2 × 10⁻³ लिखे, mm में है ये। तो यहाँ से क्या किया, देखिए इससे कट हो गया तो ये 6 हो गया, तो 0.6 × 0.2 × 10⁻⁵ इक्वल टू लैम्डा। तो ये वैल्यू आपके पास आ गया 0.12 × 10⁻⁵ इक्वल टू लैम्डा के बराबर मीटर में। सिंस v इज इक्वल टू जानते हैं f लैम्डा, जहाँ पे v का वैल्यू क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू f लैम्डा स्पीड ऑफ लाइट, तो f विल बी इक्वल टू c डिवाइडेड बाई लैम्डा, दैट इज 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई ये वैल्यू है 0.12 × 10⁻⁵ के बराबर, ये फ्रीक्वेंसी के टर्म में। अगर ये फ्रीक्वेंसी के टर्म में ये वैल्यू आपको दे रखा है यहाँ पे, ये वैल्यूज आप पुट करेंगे, पुट करने के बाद में सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा आपके पास 5 × 10⁻14 हर्ट्ज के बराबर। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट Next question, question number 36. Two monochromatic light beams have intensities in the ratio 1:25. An interference pattern is obtained by these beams. The ratio of the intensities of maximum to minimum. देखिए आपसे पूछा गया कि रेशियो मैक्स और मिन का क्या हो जाएगा, तो आई मैक्स बाई आई मिन, डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पे लिख रहे हैं, विल बी इक्वल टू √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई √I1 माइनस √I2 का √I2 का होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू फार्मूला। √I2 जरा कॉमन ले लिया स्क्वायर से, तो बाहर आ गया आपके पास I2, तो यहाँ दिखा क्या √I1 बाई I2 माइनस 1 डिवाइड प्लस 1 डिवाइडेड बाई √I1 बाई I2 माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई I2, यहाँ से कॉमन लेके कट कर दी दोनों तरफ। यही I1 बाई I2 का रेशियो आपको दे रखा है 1:5, तो ये √ आ गया 25 है, ये प्लस 1 डिवाइडेड बाई ये आ गया 1/25 माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्या इसको 1/5 तो यहाँ मल्टीप्लाई किए तो ये आ जाएगा 6/5 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 1/5, तो ये आ जाएगा माइनस का 4/5 का होल स्क्वायर, जिसको और लिख सकते हैं 3/-2 का होल स्क्वायर। जैसे इसको 3/2 माइनस होल का स्क्वायर लिखे तो यहाँ कितना गया 9, रेशियो आपको दिखा यहाँ पे 4, तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 3, 9:4 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37. A charge q/2 is placed at the center of one of the surface of the cube. देखिए सरफेस की बात करें यहाँ पे ऐसा कुछ, ये कुछ ऐसा दे रखा है, अगर ये क्यूब है तो एक चार्ज को आपने यहाँ पे प्लेस किया, यहाँ पे चार्ज को, माने तो कोई चार्ज है। अब फ्लक्स लिखने के लिए जानते हैं कि चार्ज मस्ट बी इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर इनक्लोज करना है तो एक दूसरा ऐसा ही क्यूब लेकर आए और इसको ऐसे यहाँ पे ढक दे तो ये क्लोज हो जाएगा।
उन उन दोनों क्यूब की वजह से जो यहाँ पे फ्लक्स मिलेगा कितना आएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो किसी एक की वजह से तो 1/2, और यहाँ पे चार्ज का जो वैल्यू अपने अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन दे रखा है, चार्ज है यहाँ पे Q/2 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो रिजल्ट आ गया आपके पास Q डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, तो ऑप्शन दिखा 4। नेक्स्ट question number 38. A wire of resistance 4R is bent to form a square ABCD as shown in the figure. The effective resistance between E and C is where E is the midpoint of arm CD. यानी कि अगर ये पूरे का 4R था तो इस आर्म का R होगा, इसका R होगा, इसका भी R होगा, इसको मिड पॉइंट कर दिए हैं तो ये R/2 ये R/2 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे कुछ आप इसको रीअरेंज करके बना सकते हैं। ये पॉइंट E और ये पॉइंट C के बीच में इफेक्टिव पूछा गया, ये E और C है, ये रेजिस्टेंस तो R/2 है। रेस्ट जितना भी रेजिस्टेंस है सब सीरीज में आने के बाद इसके साथ पैरेलल में, क्योंकि ये सब आ गया किसमें, सीरीज में, तो क्या दिखा आपको 3R प्लस R/2, ये आ जाएगा आपके पास 5R/2 का ये वैल्यू आ गया आपके पास। अब दोनों किसमें है, पैरेलल में, तो पैरेलल में तो R इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे भाई, R1 R2, तो R/2 इंटू 5R/2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 R/2 प्लस 5R/2, तो ये आ गया आपके पास R/2 इंटू 5R/2 डिवाइडेड बाई, ये तो हो जाएगा 6R/2, तो ये आ गया 3R, तो एक R से R कट हो गया, तो रिजल्ट आ गया आपके पास 5R डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 मिलकर आ गया 12, तो 5R/12 दिखा, देख लीजिएगा 5R बाई सॉरी ये मल्टीप्लाई होकर ये 7 होगा ना, सॉरी फिर से इसको करेक्ट कर ले रहे हैं, ये 7 आ जाएगा, 7R/2 बिकॉज 3 2 ये 7 हो जाएगा। तो इसको देखो फिर से यहाँ पे रीअरेंज कर ले रहे हैं, वैल्यूज़ को फिर से लिख ले रहे हैं। तो देखिए R इक्वलेंट विल बी इक्वल टू R1 है यहाँ पे R/2, ये वैल्यू आपके पास होगा 7R/2 ना कि 5R/2 डिवाइडेड बाई R/2 प्लस 7R/2। यहाँ से R/2 कॉमन लेंगे तो 8 हो जाएगा, तो बचेगा कितना 4, तो रिजल्ट फिर से आ गया आपके पास R/2 7R/2 डिवाइडेड बाई ये हो गया 4 और ये 4 से मल्टीप्लाई होके यहाँ पे 16 हो जाएगा, तो बचेगा क्या 7R/16, एक R से एक R भी कट हो जाएगा, तो आ गया 7R/16, तो ऑप्शन दिखा आपको फर्स्ट। नेक्स्ट question number 39. A charge Q is moving dl distance in the magnetic field B. Find the value of work done by B. देखिए जानते कोई भी चार्ज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स F इक्वल टू QV क्रॉस B। इस फोर्स का डायरेक्शन जो होगा वो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होगा। सिंस फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है तो पावर क्या आ जाता है यहाँ पे, फोर्स डॉट वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 0। पावर अगर 0 तो वर्क डन भी क्या मिलेगा आपको 0, और वर्क डन अगर 0 हो गया तो K फाइनल माइनस K इनिशियल बराबर 0, तो K फाइनल बराबर K इनिशियल। इट मीन्स मैग्नेटिक फोर्स किसी भी चार्ज पार्टिकल के स्पीड को ना तो बढ़ा सकता है ना घटा सकता है, सिर्फ उसके डायरेक्शन को बदल सकता है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे क्या दिखा आपको 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40. द करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड बाई, देखिए करंट सेंसिटिविटी की बात करें तो SI विल बी इक्वल टू डिफ्लेक्शन डिवाइडेड बाई करंट, और यहाँ पे डिफ्लेक्शन के लिए बात करें तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग टॉर्क प्रोड्यूस ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू टॉर्सनल कांस्टेंट डी टू सी लिखा करेंगे। मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा तो MB तो NIA इंटू बी लिखा करेंगे, विल बी इक्वल टू C इंटू थीटा, जहाँ पे C टॉर्सनल कांस्टेंट है। तो पता करना है आपको यहाँ से थीटा बाई आई, तो थीटा बाई आई का वैल्यू मिला क्या NAB डिवाइडेड बाई C, तो यहाँ पे लिख सकते हैं NAB डिवाइडेड बाई C, जहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स, ये एरिया, ये मैग्नेटिक फील्ड और C टॉर्सनल कांस्टेंट है। तो कह रहा है यहाँ पे कि SI का वैल्यू डिक्रीज मतलब इंक्रीज कराना है हम लोगों को, तो बोल रहा है कि डिक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स तो प्रोपोर्शनल हो गया, तो ये रॉन्ग हो गया। इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, ये इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड एक करेक्ट दिखा तभी SI बढ़ेगा। डिक्रीजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल, ये भी गलत हो गया यहाँ पे, चूंकि डिक्रीज करेंगे तो प्रोपोर्शनल दिख रहा है। डिक्रीजिंग द टॉर्सनल कांस्टेंट, ये करेक्ट है, इसको डिक्रीज करेंगे तो ये इंक्रीज करेगा, तो ऑप्शन बी और डी जो होगा वही आंसर, तो ऑप्शन आया 2।
नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 41, टू डिक्रीज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन सीरीज LCR सर्किट। देखिए रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी की बात करें तो f विल बी इक्वल टू 1/2 पाई √L/C। इसका मतलब यहाँ पे L और C की वैल्यूज को बदल के ही देख सकते हैं कि रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज होगा कि डिक्रीज। तो अदर कैपेसिटर शुड एडेड इन सीरीज, तो सीरीज में अगर कैपेसिटेंस की बात करें तो C सीरीज में होता कितना भाई, यहाँ पे मिलेगा C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो सीरीज में जो इक्विवेलेंट वैल्यू होता है, इफेक्टिव वैल्यू, वो किसी भी कैपेसिटर की वैल्यू से भी कम होता है यहाँ पे इंडिविजुअल वैल्यू से। तो यहाँ पे आपको क्या बताना था कि जो डिक्रीज कराना है, तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये इंक्रीज करेगा ना कि डिक्रीज। तो ये तो गलत हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे अंदर रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का यहाँ फैक्टर नहीं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे अंदर इंडक्टर शुड बी सीरीज, तो जानते हैं सीरीज में इंडक्टर क्या होता है, L1 प्लस L2। तो ये वैल्यू बढ़ेगा तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होगा, डिक्रीज। तो ऑप्शन क्या दिखा आपको यहाँ पे 4। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 42, For an electromagnetic wave traveling in free space, the relation between average energy density due to electric and magnetic field will be। देखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो यू ई विल बी इक्वल टू होता है हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, यानी कि ई नॉट का स्क्वायर। सिंस ये भी जानते हैं सी का जो वैल्यू होता है 1/√μ नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, यानी कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट विल बी इक्वल टू 1/c², जहाँ पे c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, यानी यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू लिख सकते हैं 1/μ नॉट इंटू c²। हालांकि तो डेटा आप डायरेक्ट जानते होंगे, लेकिन उसी को यहाँ पे प्रूफ कर ले रहे हैं। आल्सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के जो पीक वैल्यू का रेशियो होगा वो किसके बराबर, c के बराबर। तो यहाँ से ये रिजल्ट मिला, तो ई नॉट का वैल्यू आ गया c इंटू बी नॉट, इसी को यहाँ पे पुट कर दिए। तो u विल बी इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट की जगह पे लिख रहे हैं 1/μ नॉट इंटू c², और ई नॉट की जगह पे हो जाएगा c² इंटू बी नॉट का स्क्वायर। c² से c² कट हो गया, ये रिजल्ट आ गया आपके पास बी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2μ नॉट, यानी कि ये वाला म्यू नॉट यहाँ से इरेज कर ले रहे हैं, ये वाला वैल्यूज। तो देखिए ये किसके बराबर आ गया, मैग्नेटिक फील्ड। तो रिजल्ट कहाँ से आया, यही इसके बराबर होगा, यही हो जाएगा बी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू नॉट। तो दोनों सेम, तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 43, in a photoelectric effect experiment the graph of stopping potential versus reciprocal of wavelength obtained as shown in figure as the intensity of incident radiation increases। इंटेंसिटी की बात किया तो यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल जानते हैं, ये मेजरमेंट होता है किसका, स्टॉपिंग पोटेंशियल मेजरमेंट होता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का, जो कि डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के ऊपर। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, जबकि यहाँ पे इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं तो कोई भी यहाँ पे चेंज नहीं आएगा, तो ग्राफ डज नॉट चेंज। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 3। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 44, द आउटपुट ऑफ द सर्किट इज लो 0 व्हेन फॉर, ये कॉम्बिनेशन दे रखा। जरा यहाँ पे बात करें तो इस वाले पे आउटपुट क्या मिलेगा आपको, x प्लस वाई। यहाँ पे अगेन z के लिए ये बिहेव करेगा एज ए इन्वर्जन गेट। इन्वर्जन गेट का मतलब नॉट गेट, तो जो भी आउटपुट होगा उसमें बार आ जाएगा। अब पूछ रहा है यहाँ पे कि ये वैल्यू z का वैल्यू लो कब होगा। तो देखिए अगर यहाँ पे फर्स्ट पुट करते हैं x की वैल्यू को फर्स्ट केस में, z इज इक्वल टू x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, तो 0 प्लस 0 का बार, तो 0 का बार दैट इज 1 आ गया। चाहते हम लोग लो, तो ये नहीं हो सकता। सेकंड केस में देख लेते हैं x का वैल्यू अगर आप यहाँ पे 0 पुट कर रहे हैं तो ये 0 प्लस 1 का बार, तो ये आ गया 1 का बार दैट इज 0। ये करेक्ट होगा, अगर ये करेक्ट है तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 0 इंटरचेंज कर लिए। डी वाले को चेक कर लेते हैं लास्ट में कि ये जो है 1 प्लस 1 का बार, ये हो गया 1 का बार दैट इज इक्वल टू 0। तो ये भी, यानी बी सी डी आर द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे सेकंड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 45, चूज द करेक्ट लेंथ वर्सेज स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड टी स्क्वायर ग्राफ फॉर द सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। जानते हैं टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम दैट इज 2 पाई √L/g।
अगर L बाई जी तो यहाँ पे टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू L, ग्राफ बना ही है टी स्क्वायर और L के बीच में, तो दिखेगा क्या आपको एक स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये फॉर्मेट दिख रहा है y इक्वल टू mx फॉर्मेट में, तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 4। तो ये था आज आपका डिस्कशन स्टूडेंट्स। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे जेईई मेन का पेपर हो रहा है, तो आप लोग जेईई मेन के पेपर को लेकर उसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स वाला पार्ट जो है पोर्शन उसको सॉल्व करिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए नीट के लिए। थैंक यू सो मच।